सुनसान जगह पर जहां पर एक पुराना सा बंगला था, उसकी छत पर एक लड़की बेहोशी में पड़ी थी। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और आसपास कई सारे आदमी खड़े होकर उसे देख रहे थे। तभी उनमें से एक आदमी आगे आया जो उन सबका बॉस था। वो घुटने के बल बैठ गया और जमीन पर पड़ी उस लड़की के गाल सहलाते हुए अपनी खतरनाक आवाज में बोला, ये लड़की तो बहुत सुंदर है, लेकिन उस दिन मॉल में इसके साथ एक और लड़की थी जिसकी खूबसूरती की कोई होड़ नहीं। मुझे वो लड़की भी चाहिए। मैं एक साथ इन दोनों को हासिल करना चाहता हूँ। कैसे भी करके उस लड़की को भी ढूंढो और फिर मैं इन दोनों का भक्षण करूंगा। हाय, क्या माल है ये, और खास करके वो लड़की जिसके लंबे भूरे बाल लहरा रहे थे, उसकी झील सी आंखें, उफ, आई वॉन्ट हर। वो आदमी अपनी गंदी नजरों से उस लड़की को ऊपर से नीचे तक देखता है और उसके बदन की तरफ आकर्षित होता है। उसका मन कर रहा था कि अभी के अभी वो इस लड़की के साथ कुछ कर ले, लेकिन उसे इंतजार था उस लड़की का जो इस लड़की से कई गुना ज्यादा खूबसूरत और हसीन है। लेकिन वो है कहाँ? गुस्से और बेताबी से वो आदमी अपनी जगह से खड़ा हो गया और अपनी मुट्ठी भींच कर बोला, आज तक आकाश ओबेरॉय ने जिसको भी चाहा है उसे हासिल किया ही है, तो ये दोनों लड़की भी किसी भी कीमत पर मुझे मेरी बाहों में चाहिए। इस लड़की को जल्द से जल्द होश में लाओ और इसी से पूछो कि इसके साथ वाली वो हसीना कहाँ है, वो मुझे चाहिए। इतना कहकर आकाश जमीन पर पड़ी उस लड़की हिमाद्री को देखने लगा। तब उसका एक गार्ड आया। उसने हिमाद्री के मुंह पर एक गिलास भरकर पानी डाल दिया, जिससे हिमाद्री चौंक गई और होश में आ गई। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो अपने सामने इस अनजान लोगों को देखकर वो डर के मारे सिकुड़ कर बैठ गई, रोने लगी, घबराने लगी और उन सभी को देखने लगी। तभी आकाश उसके पास आया और उसकी ठोड़ी पकड़कर उसके चेहरे के बेहद करीब आने लगा। हिमाद्री थर थर कांपने लगी और उसको खुद से दूर करने लगी। तभी आकाश ने उसकी ठोड़ी को कसकर पकड़ लिया और बोला, ए लड़की, कितनी सुंदर है तू, और तुझसे भी ज्यादा तो वो लड़की सुंदर थी। हाय, क्या कमाल की लग रही थी वो। जी चाहता है उसके साथ कुछ कर गुजरूं, उसे हासिल करके धन्य हो जाऊं और तुझे भी हासिल कर लूं। सच बताना, तुम दोनों बहनें हो क्या, या फिर कोई और रिश्ता है दोनों के बीच, क्योंकि दोनों ही इतनी सुंदर और सुख देने वाली लग रही हो। आकाश की बात सुनकर हिमाद्री को उससे नफरत होने लगी और वो बोली, कितने गंदे इंसान हो तुम कि एक लड़की के बारे में ऐसी बातें करते हो। छी, तुम्हें तो ऐसी मौत मिलनी चाहिए कि कुत्ते भी मुंह ना लगाए तुम्हें। हिमाद्री की बात सुनते ही आकाश ने उसके बालों को पकड़कर जोर से खींचा और गुस्से से बोला, एक बार उस लड़की को भी मिल जाने दे, फिर देख कैसे एक साथ तुम दोनों की बैंड बजाता हूँ, कैसे तुम्हारी हेकड़ी निकालता हूँ। चल अब जल्दी से बता, उस दिन मॉल में तेरे साथ वो कौन थी जिसने ऑरेंज रंग का सलवार सूट पहना हुआ था? उसके लंबे खुले भुरे बाल थे, रंग दुधिया सफेद था। जल्दी बता, वो कहाँ रहती है? हिमाद्री समझ गई कि ये गंदा आदमी श्री के बारे में बात कर रहा था, क्योंकि इन दिनों में हिमाद्री सिर्फ श्री के साथ ही मॉल गई थी, जहां पर श्री ने ऑरेंज कलर के सलवार सूट पहनी हुई थी। जाहिर सी बात है, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन हिमाद्री अपनी बहन के साथ कुछ गलत नहीं होने देगी और वो इस नीच इंसान को उस प्यारी सी लड़की के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताएगी। हिमाद्री की चुप्पी देखकर आकाश ने उसके बालों को और जोर से खींचा तो हिमाद्री को बहुत दर्द हुआ और वो बोली, मर जाऊंगी लेकिन कभी नहीं बताऊंगी कि वो कहाँ रहती है। तुम जैसे गंदे इंसान के हाथ में उसे कभी नहीं लगने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े। वो एक पवित्र देवी है जिसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। तुम जैसे घटिया इंसान को उसके आसपास तक नहीं जाने दूंगी। हिमाद्री की बात सुनकर आकाश को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने हिमाद्री के बालों को पकड़कर सीधा उसे दीवार से भिड़ा दिया, जिस वजह से उसके सिर में चोट लग गई और वो घायल होकर दर्द के मारे चिल्लाने लगी, लेकिन किसी को दया नहीं आ रही थी। तभी आकाश ने अपने गार्ड की तरफ देखा और गुस्से से कहा, ये लड़की ऐसे नहीं मानेगी, उसे लेकर आओ। आकाश के इतना कहते ही वो गार्ड तुरंत वहां से चला गया और कुछ देर में एक छोटे से बच्चे को, जो बड़ी मुश्किल से 7-8 साल का होगा, उसे लेकर आया और उसे हिमाद्री के सामने खड़ा कर दिया और उसके सिर पर बंदूक तान दी। ये देखकर हिमाद्री की तो हालत खराब हो गई और वो उस बच्चे के पास जाने लगी। तभी आकाश ने उसका हाथ पकड़कर मोड़ दिया और गुस्से से बोला, अब तू इसे जिंदा देखना चाहती है तो जल्दी से बता, वो लड़की कहाँ है, वरना आज ये बच्चा मारा जाएगा। ये सुनकर हिमाद्री रोते हुए, घबराते हुए बोली, प्लीज मेरे छोटू के साथ कुछ मत करना, मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे मार दो लेकिन इस बच्चे को छोड़ दो।
हिमाद्री को देखकर वो छोटा सा बच्चा जिसका नाम छोटू था, जो कि हिमाद्री के साथ ही अनाथ आश्रम में रहता था, बुरी तरह से रोने लगा और हिमाद्री की तरफ जाने लगा। लेकिन बॉडीगार्ड ने उसे खींचकर दूर कर दिया और गुस्से से उसके सिर पर बंदूक घुसाने लगा। ये देखकर हिमाद्री तुरंत बोली, प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिए, आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज इस बच्चे को कुछ मत कीजिए। वो बहुत छोटा है, अनाथ है, इसके आगे पीछे कोई नहीं है। प्लीज इसके साथ ऐसा कुछ मत कीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। हिमाद्री की बात सुनकर आकाश के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई और उसके दिमाग में कुछ बहुत भयानक चलने लगा। वहीं दूसरी तरफ शाम के 7:30 बज रहे थे और श्रीनिका हॉल में इधर से उधर टहल रही थी, अपने पति का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो अभी तक आया नहीं था। काफी देर तक खुद को कंट्रोल करने के बाद आखिर में परेशान होकर प्रख्यात को कॉल लगा दिया। प्रख्यात एक मीटिंग में था, तभी उसका फोन वाइब्रेट होने लगा। उसने स्क्रीन पर श्री का नाम देखा और कॉल अटेंड करने लगा। तभी सामने बैठे एक बिजनेसमैन ने उससे कुछ सवाल पूछ लिया तो प्रख्यात उससे बात करने लगा। श्री भी कौन सा कम थी, बैक टू बैक प्रख्यात को कॉल करने लगी। अब ये देखकर राणावत जी को गुस्सा आने लगा। उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई उन्हें काम करते वक्त परेशान करे। उसने अपने मोबाइल पर से ध्यान हटा दिया और मीटिंग लीड करने लगा। श्रीनिका को अजीब सी चिंता होने लगी। ऐसा लग रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है। उसे किसी भी कीमत पर प्रख्यात के पास जाना था। श्रीनिका बार बार उसे कॉल करने लगी। तभी कॉल अटेंड हुआ और राणावत जी अपनी सख्त और कठोर आवाज में बोले, आप समझ नहीं रही है कि कोई कॉल नहीं अटेंड कर रहा है, इसका मतलब वो कहीं बिजी है। बार बार कॉल करके आप खुद को भी और हमें परेशान कर रही है। 10 मिनट ही बाकी है मीटिंग को खत्म होने के लिए, उसके बाद आ रहे हैं हम। इतना कहकर प्रख्यात ने बिना कुछ सुने कॉल कट कर दिया। श्री को बुरा तो लगा, लेकिन इस बात का सुकून था कि उसके पति सही सलामत है। वो चुपचाप सोफे पर बैठ गई और टीवी देखने लगी। तभी घर का दरवाजा खटखटाया गया, जिसकी आवाज सुनकर वो खुश हो गई। उससे अच्छा लगता था जब कोई घर पर आए और उससे मिले, क्योंकि वो बहुत अकेला महसूस कर रही थी। सिर्फ रात को ही सुकून मिलता था, पति की वजह से। उसने दरवाजा खोला और सामने खड़ी हिमाद्री को देखकर तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और वो झट से उसके गले लग गई। हिमाद्री के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, लेकिन वो झूठ मूठ का मुस्कुरा रही थी और दोनों घर के अंदर आ जाती है। तभी एक लंबा चौड़ा आदमी घर के दरवाजे पर दस्तक देता है और कहता है, क्या मैं भी अंदर आ सकता हूँ? यह सुनकर श्री ने तुरंत पलट कर देखा। वहीं हिमाद्री ने डर के मारे अपनी मुट्ठी भींच ली और कांपने लगी। श्री उस नौजवान आदमी को देखकर बोली, जी आप कौन और किससे काम है आपको? देखिए मिस्टर राणावत तो घर पर नहीं है अभी। वो आदमी मुस्कुराते हुए बोला, जी मैं मिस्टर राणावत से मिलने नहीं आया हूँ, मैं तो हिमाद्री का बेस्ट फ्रेंड हूँ, उसके साथ आया हूँ। ये सुनकर श्री ने हिमाद्री की तरफ देखा तो वो झूठी मुस्कान लिए बोली, हाँ हाँ दीदी, ये मेरे दोस्त है आकाश ओबेरॉय। श्री हैरानी से बोली, हिमाद्री तुम इतनी घबरा क्यों रही हो, सब ठीक तो है? श्री की बात सुनकर हिमाद्री अपने मन में दुखी होकर बोली, मैं कितनी बुरी बहन हूँ, अपने स्वार्थ के लिए आपको मुसीबत में डालने आई हूँ। मुझे भगवान कभी माफ नहीं करेगा, लेकिन मैं क्या करूँ दी, मैं मजबूर हूँ। अगर मैंने ये सब नहीं किया तो ये नीच आदमी छोटू को मार देगा। मुझे यकीन है प्रख्यात भैया हम सबको बचा लेंगे और मैं भी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली। मुझे पता है इस हॉल के अंदर कैमरा है, अगर उस कमरे के अंदर इस नीच आदमी की शक्ल आ गई तो प्रख्यात भैया हम सबको जल्दी से ढूंढ लेंगे। ये सोचकर हिमाद्री बोली, सब कुछ ठीक है दी, बस थोड़ी थकी हुई हूँ और अभी तो मुझे आश्रम जाना है और एक बच्चे का जन्मदिन मनाना है, सोचा आपको भी साथ ले चलूं। आपको आना था ना मेरे आश्रम? ये सुनकर श्री के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो बोली, हाँ हाँ जरूर चलूंगी मैं। हिमाद्री, दी मेरे दोस्त को अंदर तो बुला लीजिए, वो कब से दरवाजे पर खड़ा है, अच्छा नहीं लगता। श्रीनिका ने अपना सिर पीट लिया और बोली, ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी। खैर आइए अंदर। आकाश तो पागल हो चुका था श्री की खूबसूरती देखकर। किस तरह वो बात करती है, किस तरह वो मुस्कुराती है, कितने लंबे बाल हैं जो कमर तक आ रहे हैं, कितना भरा हुआ और गोरा शरीर है उसका, कितनी खूबसूरत आंखें हैं, रसीले होठ है। सच में आज तो आकाश के मजे ही मजे हैं। दो खूबसूरत लड़कियां उसके हाथ लग गई है, लेकिन उसने श्री के गले में मंगलसूत्र देखा और भरी हुई मांग देखकर उसे काफी हैरानी हुई। इसका मतलब ये लड़की शादीशुदा है, लेकिन आकाश को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो इन दोनों को नहीं छोड़ेगा और उसका प्लान अब धीरे धीरे कामयाब भी होता नजर आ रहा था। हिमाद्री ने जानबूझकर आकाश को अंदर बुलवाया था ताकि वो हॉल के अंदर आएगा तो उसका चेहरा कैमरे के अंदर कैद हो जाएगा।
जिससे वक्त आने पर अभिमन्यु और प्रख्यात को पता चल जाएगा कि वो दोनों लड़कियां कहां पर गई हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आगे आने वाले समय में मुसीबतें आने वाली थी। आकाश हॉल में आया और सोफे पर बैठ गया। उसकी गंदी नजरें सामने खड़ी श्री पर जा रही थी। वो बेताब हुए जा रहा था इन दोनों लड़कियों को हासिल करने के लिए। तभी श्री उसके लिए पानी लेने चली गई तो हिमाद्री भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। तभी आकाश ने उसे रोक दिया और अपने पास बुलाकर धीमी आवाज में बोला, चुपचाप मेरे पास में ही बैठी रहो। पता है ना, अगर कोई भी चालाकी की या उसे बताने की कोशिश की तो तुम्हारे उस छोटू भाई को जान से मार दूंगा। उसके टुकड़े टुकड़े तुम्हारी आंखों के सामने करूंगा। चुपचाप बैठ जाओ। यहाँ पर भले ही इस बिल्डिंग में मेरे आदमी नहीं आ सकते, लेकिन बाहर खड़े ही है। 2 मिनट नहीं लगेगी, इशारा किया तो सारे के सारे आदमी घुस जाएंगे इस बिल्डिंग के अंदर, वरना बाहर तेरे छोटू भाई को मार देंगे। इसलिए चुपचाप उस लड़की को बुला और अब हमें चलना है, मैं देर नहीं कर सकता। हिमाद्री डर गई थी। वो तुरंत श्री को आवाज लगाने लगी। श्रीनिका बाहर आई और बोली, क्या हुआ, पानी तो लेकर आओ। नहीं दीदी, देरी हो रही है। फिर क्या है ना, छोटे बच्चे जल्दी सो जाते हैं, इसलिए हमको जल्दी जाना होगा। उनका बर्थडे सेलिब्रेट करना होगा। फिर आपको भी तो वक्त से घर छोड़ना है, वरना प्रख्यात भैया गुस्सा करेंगे। प्रख्यात का जिक्र होते ही श्री को चिंता होने लगी और वो सोचने लगी कि क्या उसे जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि थोड़ी देर में प्रख्यात घर पर आने ही वाला है। वो ये सब सोचते हुए बोली, लेकिन माफ करना, मैं नहीं आ सकती, क्योंकि अभी उनकी मीटिंग चल रही है और वो कॉल भी अटेंड नहीं कर रहे हैं, और उन्हें बताए बिना मैं घर से बाहर नहीं जा सकती। मेरे लिए सब कुछ अनजान है, तुम जानती हो, और अगर ऐसे बाहर चली गई तो वो बहुत गुस्सा करेंगे मुझ पर। ये सुनकर आकाश ने गुस्से से हिमाद्री की तरफ देखा तो वो बोली, दीदी आप जीजू को मैसेज भेज दो, वो समझ जाएंगे और उनके आने से पहले ही हम वापस लौट आएंगे। काफी देर सोचने के बाद श्री ने एक मैसेज टाइप किया, राणावत जी, मैं हिमाद्री के साथ आश्रम जा रही हूँ, थोड़ी देर बाद लौट आऊंगी, तो प्लीज आप गुस्सा मत करना। अगर ऐसा हो तो आप भी आश्रम आ जाना। ये मैसेज प्रख्यात को भेज दिया। श्री उन दोनों के साथ घर से निकलकर नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आ गई तो उसके गार्ड ने उसे रोका और कहा, कहाँ जा रही है आप मैडम? श्रीनिका, चिंता मत कीजिए, मैं बस हिमाद्री के साथ आश्रम जा रही हूँ, थोड़ी देर बाद लौट आऊंगी। गार्ड, जब तक सर वापस नहीं आ जाते हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। ये देखकर आकाश ने अपनी मुट्ठी भींच ली और बोला, अरे भाई, आपको इतनी ही चिंता है तो आप भी हमारे साथ चलिए। गार्ड कुछ सोचने लगा और उनके साथ चला गया। बाहर एक कार खड़ी थी जिसमें वो चारों जाकर बैठ गए और वो वहां से चले गए। वहीं दूसरी तरफ प्रख्यात ने अपना फोन लिया और उस मैसेज को पढ़ा तो गुस्से से बोला, कहीं नहीं जाना है, चुपचाप घर पर रहिए। इतना कहकर उसने श्री को कॉल लगा दिया। अब आगे क्या होगा जानने के लिए भाग 66। वहीं दूसरी तरफ प्रख्यात ने अपना फोन पे कॉल अटेंड करने लगी। तभी आकाश ने अपनी कार बीच रास्ते में रोक दी। ये देखकर उसके बगल में बैठा श्री का गार्ड बोला, क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? श्रीनिका भी हैरानी से उसे देखने लगी और हिमाद्री डरने लगी। तभी आकाश ने अपनी जेब से बंदूक निकाली और उसे सीधा गार्ड के सिर पर तान कर बोला, चल गाड़ी से बाहर निकल, वरना तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा मैं। ये देखकर तो श्री चौंक गई। वहीं उसके गार्ड को गुस्सा आया और वो बोला, अबे तू गया, तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारी मैडम के साथ ये सब करने आया था। श्री ने हैरानी से अपने बगल बैठी हिमाद्री की तरफ देखा तो उसने शर्म से अपनी नजरें झुका ली। अब जाकर श्री को सब कुछ समझ में आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा था। उसने तो कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा भी हो सकता है। वहीं उसका फोन बार बार बज रहा था। प्रख्यात लगातार उसे कॉल कर रहा था। वहीं आगे बैठे आकाश ने गार्ड के सिर पर बंदूक तानी। गार्ड भी मजबूर था, कुछ नहीं कर सकता था, वरना सीधा गोली उसकी खोपड़ी में घुस जाती। लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था और आकाश को धमका भी रहा था। लेकिन उस आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो अपनी पूरी ताकत के साथ वहां पर आया था। आकाश गार्ड पर बंदूक ताने बैठा था। तभी उनकी गाड़ी के आसपास कई आदमी आकर उस गाड़ी को घेर कर खड़े हो गए। ये देखकर वो दोनों लड़कियां डरने लगी। आकाश के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई। उसके 2 आदमियों ने गार्ड को पकड़कर बाहर निकाल दिया और ये देखकर श्री डर के मारे बोली, प्लीज ऐसा मत कीजिए, हमें जाने दीजिए। श्री की मीठी सी और हसीन आवाज सुनकर आकाश ने आह भरी और पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखते हुए बोला, अरे मेरी जान, ये सब कुछ तेरे लिए ही तो किया है।
वरना मैं तो अभी आराम से तेरे बगल बैठी लड़की के साथ आनंद ले रहा होता। लेकिन सोचा तू भी बड़ी कमाल की है, तो क्यों ना दोनों को ही हासिल कर लूं। उस आदमी की गंदी बात सुनकर श्री ने अपना मुंह फेर लिया और गुस्से से बोली, छी, कितने घटिया इंसान हो तुम, जो एक पराई स्त्री के बारे में ऐसा सोचते हो। आकाश के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई और उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट कर दी। ये देखकर वो दोनों लड़कियां घबराने लगी और दोनों ही गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन गाड़ी अंदर से ऑटोमेटिक लॉक हो चुकी थी। वहीं बाहर खड़े श्रीनिका के गार्ड की तो हालत खराब हो गई। वो उन आदमियों के साथ लड़ाई करने लगा और खुद को छुड़ाने लगा, लेकिन वो इतने सारे आदमियों के सामने कुछ नहीं कर पा रहा था, लेकिन बार बार उस गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन तब तक वो गाड़ी तेजी से वहां से निकल गई और उसकी मैडम उसके हाथ से निकल गई। यानी कि श्रीनिका अब किडनैप हो चुकी थी। न जाने वो घटिया आदमी उन दोनों लड़कियों को कहां लेकर गया होगा। वहीं प्रख्यात का दिमाग खराब हो रहा था। वो अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था और अपने घर के लिए निकल रहा था। पूरे रास्ते उसने श्रीनिका को कॉल किया था, लेकिन वो लड़की कॉल अटेंड ही नहीं कर रही थी। अब उसे गुस्सा आने लगा था। उसे यही डर था कि कहीं वो घर से बाहर तो नहीं चली गई, क्योंकि प्रख्यात को बिल्कुल पसंद नहीं था। वो जानता है दिल्ली शहर कितना ज्यादा खतरनाक है। ऐसे में इस वक्त घर से बाहर निकलना सुरक्षित नहीं था। उसने गुस्से से अपने मोबाइल को अपनी सीट पर फेंक दिया और अपनी दाढ़ी को मसलते हुए गुस्से से बोला, अगर आप सच में घर से बाहर गई है ना, तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। जितना प्यार करते हैं उससे कई गुना ज्यादा गुस्सा भी कर सकते हैं हम आपके ऊपर। प्रख्यात गुस्से में था और अपने घर की तरफ बढ़ रहा था। वही आश्रम के मालिक से अभिमन्यु को पता चला कि हिमाद्री शाम से गायब है, और ये बात जानकर अभिमन्यु को बहुत घबराहट हो रही थी, क्योंकि वो भी कब से उसे कॉल लगा रहा था, लेकिन उस लड़की का मोबाइल बंद आ रहा था। अब उसे चिंता होने लगी थी। फिर उसके दिमाग में श्री का ख्याल आया, तो वो तुरंत श्री के घर के लिए निकल गया। शायद हिमाद्री वहां पर हो सकती है। लगभग आधे घंटे बाद ही प्रख्यात अपने घर पहुंच गया। वो गाड़ी से बाहर निकल आया तो उसने आसपास देखा, वहां पर श्री का पर्सनल बॉडीगार्ड भी नहीं था। ये देखकर प्रख्यात को गुस्सा आया। उसने अपने गार्ड को भेजा और पता लगवाया कि वो कहां पर है, तो उसे वो नहीं मिला। ये सब देखकर प्रख्यात को शक होने लगा और उसे एहसास हुआ जैसे कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। राणावत जी तेजी से ऊपर चले गए और अपने घर के दरवाजे को खटखटाने लगे, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। ये देखकर उसे एक अजीब सा डर लगने लगा कि कहीं उसकी पत्नी के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। वो बार बार दरवाजे को बजा रहा था। इतने में ही अभिमन्यु भी वहां पर आ गया और प्रख्यात को बाहर खड़ा देखकर बोला, आप यहाँ पर भाई, सब ठीक तो है ना? अभिमन्यु को इस वक्त वहां पर देखकर प्रख्यात हैरानी से बोला, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, वो भी इस वक्त? अभिमन्यु चिंता से बोला, भाई हिमाद्री का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। वो शाम से गायब है, रात हो चुकी है, ऐसे में वो पता नहीं कहाँ है। हमें बहुत डर लग रहा है। हमने सोचा शायद वो भाभी के पास आई होगी, इसलिए हम उससे मिलने आए हैं। प्रख्यात को भी एक अजीब सी बेचैनी होने लगी और वो अपनी दमदार आवाज में बोला, कुछ तो गड़बड़ जरूर है, क्योंकि श्री अपना कॉल अटेंड नहीं कर रही है और थोड़ी देर पहले हमारे पास उसका मैसेज आया था। उसने बताया था कि वो हिमाद्री के साथ आश्रम जा रही है। अभिमन्यु, नहीं भाई, आश्रम में तो वो दोनों है ही नहीं। हम अभी अभी आश्रम से ही लौट रहे हैं। हम आपसे कह रहे हैं, कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। कहीं इन दोनों के साथ कुछ हो तो नहीं गया? आप जल्दी से दरवाजा खोलिए। प्रख्यात का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अपने जेब से चाबी लेकर घर के दरवाजे को खोला और अंदर जाकर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। ये देखकर उसे बहुत हैरानी हुई। उन दोनों ने मिलकर पूरे घर में उन दोनों लड़कियों को ढूंढा, लेकिन वो दोनों कहीं पर भी नहीं थी। अभी को चिंता होने लगी। वो पागल हो रहा था। वहीं प्रख्यात को गुस्सा आ रहा था। उसने श्री को मना किया था कि घर से बाहर नहीं जाना, लेकिन वो लड़की नहीं मानी। अब पता नहीं वो कहाँ चली गई है। वहीं दूसरी तरफ उस सुनसान इलाके में एक बंगले के ऊपर वाले रूम में, जो कि बहुत ही गंदा हो रखा था, उसमें दो अलग अलग चेयर पर श्री और हिमाद्री को रस्सी से बांधा हुआ था। उनके सामने आकाश खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। आकाश उन दोनों लड़कियों को अपनी गंदी नजरों से देखने लगा और हिमाद्री से बोला, वैसे तू तो कुंवारी कन्या है ना, या फिर पहले से ही किसी के साथ शारीरिक संबंध बना चुकी है? क्या है ना, कुंवारी लड़की के साथ इश्क लड़ाने के मजे ही कुछ और होते हैं। आकाश की इतनी गंदी बात सुनकर हिमाद्री ने शर्म और नफरत से अपनी नजरें झुका ली, लेकिन श्री गुस्से से बोली, बहुत बुरी मौत मरोगे तुम। नवरात्रि के पावन अवसर पर तुमने एक लड़की का अपमान किया है। याद रखना, माँ काली तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। श्री की बात सुनकर आकाश गंदी हंसी हंसते हुए बोला, हो मेरी जान, तू नाजुक सी कली है, तू तो मुंह बंद ही रख, वरना अच्छा चल बता,
तेरा करंट स्टेटस क्या है? मतलब तू शादीशुदा लग रही है। इसका मतलब तेरा कुंवारापन तो अब जा चुका होगा तेरे पति की वजह से, या फिर तेरे पति ने अभी तक तुझे छुआ नहीं है। तो आज मैं तुझे छू लेता हूँ और तुझे औरत होने का सुख देता हूँ। उस आदमी की इतनी गंदी और घटिया स्तर की बात सुनकर श्री तो दुखी हो गई। उसकी आंखें भर आई और वो बोली, सच में तुम जैसे घटिया लोगों के कारण ही तो आज लड़कियां सुरक्षित नहीं है। किस तरह से बात कर रहे हो तुम हम दोनों से? क्या तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? क्या तुम्हारे घर में माँ और बहन नहीं है? या फिर तुम उनके साथ भी इसी तरह से बात करते हो? उनसे भी उनके कुंवारेपन का सवाल करते हो? तुम्हारी वजह से दुनिया के जितने अच्छे मर्द हैं उन्हें भी इसी कैटेगरी में खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि तुम उन सब का नाम भी खराब करते हो। मैं तुमसे कह रही हूँ, अपनी घटिया बातों को बंद कर दो और छोड़ दो हम दोनों को, क्योंकि मेरा दिल कह रहा है तुम्हें बहुत बुरी मौत मरना पड़ेगा। ऐसी मौत भगवान किसी को भी ना दे। श्रीनिका की बात सुनकर तो हिमाद्री की भी आंखें भर आई और वो नफरत से उस आदमी को देखते हुए बोली, इसके साथ तो इतना बुरा होगा कि आसपास की प्रकृति भी कांप उठेगी इसका हश्र देखकर दीदी। आकाश को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो उन दोनों पर हंस रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे आने वाले समय में उसके साथ क्या होने वाला था। वही अपने बेडरूम में दीवार पर लगी एलसीडी स्क्रीन पर एक आदमी का चेहरा देखकर प्रख्यात ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसकी आंखों में खून उतर आया और वो अपनी भयंकर गुस्सेल आवाज में बोला, आकाश ओबरॉय, आई विल किल यू। अभी की आंखों में भी गुस्सा छाने लगा और वो बोला, ये नीच आदमी तो लड़कियों को अपना शिकार बनाता है और बार बार पुलिस की नजरों से बच जाता है। प्रख्यात अपनी जुनूनी निगाहों में बेपनाह नफरत और आग लिए बोला, लेकिन आज इसका न्याय हम करेंगे। आज तो इसे पाताल लोक पहुंचाकर ही दम लेंगे। अपने बड़े भाई की निगाहों में अभी को बहुत कुछ खतरनाक और तबाही मचाने वाला नजर आ रहा था। मेहता सदन। बेड पर लेटे विराज को देखकर मिस्टर मेहता बोले, काव्या, तुमने पता किया इसका परिवार, इसका ठिकाना कहां पर है? इसे कब तक तुम अपने घर पर रखने वाली हो? काव्या गहरी सांस लेकर बोली, पापा, मैंने सब कुछ पता करवाने की कोशिश की, लेकिन पता ही नहीं चल रहा कि ये कहां से है। अब तो बस एक बार इन्हें होश आ जाएगा, उसके बाद ये खुद हमें बता देंगे कि इनका नाम क्या है और कहां से है। मिस्टर मेहता ने हाँ कहा और रूम से बाहर चले गए। उनके जाते ही काव्या विराज के पास आई और उसके माथे पर हाथ रखकर बेचैनी से बोली, अनजाने अजनबी हो, लेकिन न जाने क्यों आपका दुख मुझे अपना सा लग रहा है। प्लीज होश में आ जाइए। काव्या बेचैनी से उसे देखने लगी। तभी अचानक से विराज ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी आकर्षक आवाज में बेचैनी से बोला, इंसान जुदा है लेकिन उनका दर्द आपस में जुड़ा है। कौन हो तुम और ये मैं कहां पर हूँ? काव्या तो दंग रह गई और अपना हाथ छुड़ाकर तुरंत विराज से दूर हो गई और उसके चेहरे को देखते हुए हड़बड़ा गई। वही विराज अपनी काली, गहरी और तेज नजरों से उस लड़की को देखने लगा। अचानक ही दोनों का दिल धक धक करने लगा। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगला भाग। भाग 67। रात धक धक करने लगा। न जाने क्यों, लेकिन वो दोनों एकटक एक दूसरे की आंखों में देखने लगे और दोनों का दिल जोर से धड़कने लगा। न जाने क्या हो रहा था उन दोनों को, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रहे थे। वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे को देखे जा रहे थे। तभी एक सर्वेंट रूम के अंदर आया, जिसकी आवाज से उन दोनों का ध्यान टूटा और एक दूसरे से नजर हटा ली। सर्वेंट एक प्लेट में खाना लेकर आया और उसे काव्या को देते हुए बोला, ये लीजिए मैडम, इनके लिए खाना, जैसा आपने बनाने के लिए कहा था। काव्या ने प्लेट हाथ में ले ली और विराज के पास आकर हिचकिचाते हुए बोली, खाना खा लीजिए। विराज उसके चेहरे को अपनी तेज नजरों से देखे जा रहा था और बड़ी मुश्किल से बेड पर बैठने लगा। सर्वेंट ने उसकी मदद की और उसे आराम से बेड पर बिठा दिया। विराज काव्या के चेहरे को देखते हुए अपनी दमदार आवाज में बोला, कौन हो आप और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? काव्या ने उसे सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर विराज को खुद पर गुस्सा आया और वह तुरंत अपनी जगह से खड़ा होने लगा। तभी काव्या ने उसका हाथ पकड़ लिया तो दोनों का बदन सियर उठा। तरंग सी दौड़ पड़ी दोनों के तन में। काव्या ने अपना हाथ हटा दिया और अपनी मीठी आवाज में बोली, प्लीज आराम कीजिए, आपको चोट आई है, कल सुबह आप चले जाना, मैं आपको नहीं रोकूंगी, लेकिन आज की रात यही रुक जाइए। काव्या का यूं बार बार प्लीज बोलना विराज के दिल की धड़कनें बढ़ा रहा था। उसने अपनी नजरें हटा ली और चुपचाप बेड पर बैठा रहा। ये देखकर काव्या ने सुकून की सांस ली।
वहीं दूसरी तरफ उस पुराने बंगले के ऊपर वाले रूम में श्रीनिका और हिमाद्री चेयर पर रस्सी से बंधी हुई बैठी थी। हिमाद्री आज खुद से नजरें मिलाने के लायक ही नहीं थी, लेकिन उसने हिम्मत की और बोली, मुझे माफ कर देना दीदी, अपने स्वार्थ के लिए मैंने आपको भी बलि चढ़ा दिया। अब न जाने ये नीच आदमी हमारे साथ क्या करेगा। हिमाद्री की बात सुनकर श्री ने गहरी सांस ली और अपनी मीठी सी आवाज में प्यार से बोली, हिमाद्री, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो शायद मैं भी ऐसा ही करती, और मैं तुम्हारी बहन हूँ, मुझसे माफी मत मांगो। फिलहाल हिम्मत हारने से अच्छा होगा कि हम दोनों किसी भी तरह से यहाँ से भाग जाए, वरना वो नीच आदमी आज हम दोनों की इज्जत लूट लेगा। पता नहीं राणावत जी कब तक आएंगे यहाँ, लेकिन हमें खुद से कुछ करना ही होगा। श्रीनिका के ऐसे रूप को देखकर तो हिमाद्री में भी हिम्मत आ गई और वो इधर उधर देखते हुए बोली, हाँ दीदी, अब जल्दी से यहाँ से भागना होगा। सामने खिड़की दिख रही है, यहीं से भाग जाते हैं। श्रीनिका, लेकिन हमारे हाथ पैर बंधे हुए हैं, ऐसे कैसे भाग पाएंगे। वो दोनों कुछ सोचने लगी थी। रूम का दरवाजा खुला और प्रौढ़ उम्र की महिला उन दोनों के लिए खाना लेकर आई। उसने खाने की प्लेट को उन दोनों की गोद में रखा और उन दोनों के हाथ खोल दिए। श्री और हिमाद्री ने एक दूसरे की तरफ देखा और इशारा किया तो हिमाद्री ने तुरंत उस औरत का हाथ पकड़ लिया और उतने में श्री ने जल्दी से अपने पैरों पर बंधी रस्सी को खोल दिया और तुरंत रूम का दरवाजा बंद करके उस औरत के मुंह पर हाथ रख दिया। इतने में हिमाद्री ने भी अपने पैरों पर बंधी रस्सी को खोल दिया और अब वो दोनों लड़कियां आजाद हो चुकी थी और उन दोनों ने मिलकर उस औरत को बांधकर चेयर पर बैठा दिया और हिमाद्री ने अपने दुपट्टे से उसका मुंह बंद कर दिया ताकि वो चिल्ला ना सके। श्री ने गहरी सांस ली और उस औरत को देखते हुए बोली, माफ कीजिएगा आंटी, लेकिन हम दोनों को बचना है, इसलिए आपके साथ ये करना जरूरी था। वो औरत गुस्से से उन दोनों को देख रही थी और वहीं दूसरी तरफ राणावत जी अपनी पूरी ताकत और बॉडीगार्ड्स की फौज के साथ अपनी पत्नी को बचाने के लिए निकल गए। प्रख्यात तेज स्पीड से ड्राइव कर रहा था। उसकी आंखों में तड़प, बेचैनी, डर, गुस्सा, नफरत और आग साफ नजर आ रही थी। उसे किसी भी कीमत पर अपनी पत्नी सही सलामत अपनी बाहों में चाहिए थी। वहीं उसके बगल में बैठा अभी घबरा रहा था। गुस्सा उसे भी बहुत ज्यादा आ रहा था, लेकिन अब वो क्या कर सकते हैं। उन दोनों की कार के पीछे एक और कार आ रही थी जिसमें राणावत जी के 10 से 15 बॉडीगार्ड्स बैठे हुए थे। प्रख्यात को कम समझना ही आकाश की सबसे बड़ी भूल थी। उसे लग रहा था कि वो शहर से थोड़ी दूर पर एक सुनसान बंगले में छुपकर रहता है और गलत काम करता है, तो इस बारे में किसी को जानकारी नहीं है, और ये सही बात थी। लेकिन वो ये भूल गया था कि प्रख्यात को हर चीज की, हर बात की जानकारी रहती है, क्योंकि उसकी पहुंच बहुत दूर तक है। तो बस प्रख्यात ने कुछ ही पलों में पता लगा लिया था कि वो नीच आदमी इस वक्त कहाँ पर होगा। उसने अपने ग्रुप को दूसरी तरफ भी भेज दिया था, क्योंकि प्रख्यात को शक था कि शायद आकाश ओबेरॉय वहां पर हो सकता है, और पुराने बंगलों की तरफ वो खुद जा रहा था। अब दोनों में से किसी भी जगह पर आकाश ओबेरॉय हो सकता था, इसलिए प्रख्यात ने अपनी पूरी टीम को काम पर लगा दिया था। प्रख्यात ने स्टीयरिंग को कसकर पकड़ लिया और अपने मन में असीम क्रोध से बोला, अगर आपको खरोच भी आई ना तो हम आग लगा देंगे। राणावत जी का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था और कुछ देर बाद वो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ उस पुराने बंगलों के आसपास पहुंच गए। उस बंगले से थोड़ी दूरी पर प्रख्यात और अभिमन्यु गाड़ी से बाहर निकल आए और उन्होंने अपने सारे आदमियों को चारों तरफ फैला दिया और उस बंगले को घेर लिया ताकि कोई भी यहाँ से बचकर ना निकल पाए। प्रख्यात अपनी गाड़ी के पास खड़ा था और अपनी निगाहों से उस बंगले को देखे जा रहा था। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि कुछ देर पहले ही उसके एक बॉडीगार्ड का कॉल आया था और उसने बताया था कि शहर की दूसरी तरफ आकाश ओबेरॉय नहीं था। इसका मतलब आकाश उसकी पत्नी और हिमाद्री को लेकर यहीं पर आया है, और इसका मतलब यही था कि इस बंगले के अंदर प्रख्यात की श्रीनिका मौजूद है, जिसे प्रख्यात को किसी भी कीमत पर हासिल करना है और सही सलामत अपने साथ घर लेकर जाना है। प्रख्यात अपनी खतरनाक और डरावनी नजरों से उस बंगले को देख रहा था। तभी अभिमन्यु चिंतित होकर बोला, अब आगे क्या करना है भैया, जल्दी से बता दीजिए, हमें बहुत डर लग रहा है। न जाने वो घटिया आदमी उन दोनों के साथ क्या करना चाहता होगा, और वो मासूम सी लड़कियां उससे लड़ भी नहीं पाएगी। प्रख्यात अपनी दाढ़ी मसलते हुए अपनी दमदार आवाज में बोला, धीरे धीरे करके सारे आदमियों को बंगले के अंदर भेज दो और ऐसा जाल फैलाओ कि उसके सारे आदमी हमारे कब्जे में आ जाए, और आगे क्या करना है वो हम आपको समझाते हैं। इतना कहकर प्रख्यात अभिमन्यु को और आसपास खड़े अपने सारे बॉडीगार्ड्स को कुछ बताने लगा, जिसे सुनकर उन सबको काफी हैरानी हो रही थी और वो सोच रहे थे कि उनके बॉस सच में कितने ज्यादा खतरनाक है। प्रख्यात के प्लान को सुनकर वो सब अपने काम पर लग गए। प्रख्यात ने अपने कोट को उतारकर गाड़ी में रख दिया और अपने शर्ट की स्लीव्स फोल्ड करते हुए धीमे कदमों से आगे बढ़ने लगा। बंगले के बाहर कुछ गार्ड्स बंदूक लिए खड़े थे
ये देखकर प्रख्यात बड़ी चालाकी से आगे बढ़ते हुए बंगले के पीछे की तरफ चला गया, जहां पर सिर्फ एक गार्ड था और ऊपर वाले रूम की खिड़की से हिमाद्री और श्रीनिका बाहर आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन किसी को किसी की खबर नहीं थी। प्रख्यात आगे आया और बड़ी चालाकी से उसने उस गार्ड के मुंह पर हाथ रखकर दूसरे हाथ में पकड़े चाकू से उस गार्ड का गला काट दिया और उसे जमीन पर गिराकर जल्दी से उसकी यूनिफॉर्म पहन ली ताकि वो आसानी से बंगले के अंदर जा सके। गार्ड के कपड़े और कैप पहनकर उसकी बंदूक लेकर राणावत जी इधर उधर देखने लगे। वहीं ऊपर खिड़की के पास खड़ी श्री ने जब नीचे खड़े गार्ड को देखा तो बोली, रुको रुको, अभी वहां नीचे एक गार्ड खड़ा है, इसे यहाँ से जाने दो वरना वो हम दोनों को पकड़ लेगा। हिमाद्री ने भी उस आदमी की तरफ देखा और दोनों लड़कियां चुपचाप खड़ी रही और उस गार्ड को देखती रही। तभी उस गार्ड ने अचानक से खांसी खाई और बोला, उफ़ो, ये खांसी। ये सुनते ही श्री का दिल जोर से धड़कने लगा और वो बेचैनी से उस गार्ड की तरफ देखते हुए बोली, ये तो राणावत जी है। हिमाद्री, कैसी बातें कर रही हो दीदी? जीजू यहाँ कैसे आ सकते हैं? उन्हें तो पता भी नहीं होगा कि हम दोनों यहाँ पर हैं। श्रीनिका आंखों में आंसू लिए बोली, नहीं हिमाद्री, मेरा दिल मेरे पति को पहचानता है और यही राणावत जी है। श्री के इतना कहते ही वो गार्ड बड़ी स्टाइल और एटीट्यूड से अपनी बंदूक को घुमाते हुए सीटी बजाते हुए वहां से चला गया। ये देखकर हिमाद्री बोली, देख लिया, वो जीजू नहीं थे। अरे जीजू को कौन सा इस तरह बंदूक घुमाना और ऐसी हरकतें करना आता है? वो तो एक बिजनेसमैन है बस। श्री का दिल टूट गया था, लेकिन अभी भी उसे ऐसा लग रहा था कि उसके पति यही कहीं है। वो दोनों लड़कियां मिलकर खिड़की से बाहर निकलकर एक छपरे पर खड़ी हो गई और नीचे देखकर डरने लगी, क्योंकि अब उन दोनों को कूदना होगा। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और हिम्मत करते हुए छलांग लगाकर तुरंत नीचे गिर गई। श्री घुटनों के बल गिर गई और हिमाद्री पीठ के बल गिर गई। दोनों को ही काफी चोट लगी और दर्द भी होने लगा, लेकिन उन्हें किसी भी कीमत पर यहाँ से बचकर भागना था। बड़ी मुश्किल से श्री खड़ी हुई। उसने हिमाद्री का हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर जल्दी से वहां से भागने लगी। श्री बार बार पीछे मुड़कर देखते हुए आगे भाग रही थी, जिस वजह से वो एक मजबूत इंसान के सीने से टकरा गई और खुद को संभाल नहीं पाई और तुरंत जैसे ही जमीन पर गिरने लगी तभी उस मजबूत इंसान ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी बाहों में खींच लिया और सीधा सीने से लगा दिया। क्या होगा आगे जानने के लिए सुनिए अगला भाग। देखते हुए आगे भाग रही थी, जिस वजह से वो एक मजबूत इंसान के सीने से टकरा गई और खुद को संभाल नहीं पाई और वो तुरंत जैसे ही जमीन पर गिरने लगी तभी उस मजबूत इंसान ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी बाहों में खींच लिया और सीधा सीने से लगा लिया। श्री की तो हालत खराब हो गई। वहीं हिमाद्री डर के मारे कांपने लगी और उस आदमी को देखने लगी जिसकी बाहों में श्रीनिका थी। श्री का बदन कांप रहा था, सांसें तेज हो रही थी, लेकिन तभी उसे वो महक आई, वो परफ्यूम जो सिर्फ उसके पति लगाते हैं, जिस वजह से उसके बदन से ऐसी महक आती है। श्री का दिल धक धक करने लगा और वो उस आदमी की बाहों से अलग होकर उसके चेहरे को देखने लगी। तभी उस आदमी ने श्री को अपनी गोद में किसी बच्चे की तरह उठा लिया और हिमाद्री का हाथ पकड़ लिया और उन दोनों को एक तरफ ले जाकर खड़ा कर दिया। दोनों लड़कियां उस आदमी को देखने की कोशिश कर रही थी। तभी उस आदमी ने अपनी कैप उतार दी और उसका हैंडसम और आकर्षक चेहरा देखकर श्रीनिका भावुक हो गई और तुरंत उसकी तरफ बढ़ने लगी। तभी उस आदमी ने गुस्से से अपना हाथ दिखाया और बोला, हिम्मत कैसे हुई घर से बाहर निकलने की? मना किया था ना, हमारे बिना कहीं मत जाना। श्री सहम गई और वापस अपनी जगह पर खड़ी होकर अपना सिर झुका दिया। हिमाद्री ने अपनी नजरें झुकाकर हाथ जोड़कर कहा, माफ कर दीजिए जीजू, गलती मेरी है, मैंने ही दीदी के साथ धोखा किया और उन्हें अपने साथ ले आई। प्रख्यात ने उन दोनों को गुस्से से देखा और कहा, आप दोनों को अपने किए की सजा हम जरूर देंगे, लेकिन उससे पहले हमें उस नीच और घटिया आदमी को उसकी औकात दिखानी है। इतना कहकर प्रख्यात ने अपनी तेज नजरों से श्री को देखते हुए अभिमन्यु को कॉल किया और दोनों लड़कियों को उसके साथ भेजने लगा। तभी श्री ने अपने पति का हाथ पकड़ा और बेचैनी से बोली, मैं आपको यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी, हम दोनों साथ में जाएंगे, प्लीज। प्रख्यात ने अपना हाथ छुड़ा दिया और गुस्से से बोला, श्रीनिका, गुस्सा नहीं करना चाहते हैं तो कृपया करके वजह मत दीजिए और चुपचाप जाइए यहाँ से, हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। अपने पति के गुस्से को देखकर श्री ने अपनी नजरें झुका ली। तभी अभी वहां पर आ गया और उसने जैसे ही हिमाद्री को सही सलामत देखा तो वो बावला सा हो गया और उसके पास आकर उसके चेहरे को थामकर बेचैनी से बोला, कहाँ चली गई थी आप? जानती हो क्या हालत हो गई थी हमारी? जानती हो ना आप, जान हो हमारी, आपके बिना हम मर जाएंगे। आज के बाद इस तरह कहीं मत जाना। हिमाद्री भावुक हो गई और दोनों प्रेमी एक दूसरे की आंखों में तड़पते हुए देख रहे थे और उन्हें देखकर श्री भावुक हो रही थी। तभी प्रख्यात अपनी दमदार और रौबदार आवाज में बोला, ओ हेलो,
दिमाग नाम की कोई चीज होती है या नहीं इस दुनिया में कि ये मेलोड्रामा चल रहा है आप तीनों का? इसे करने का क्या ये सही समय है? एक से बढ़कर एक नमूने भरे हैं हमारी जिंदगी में। और आप मिस्टर न्यू प्रेमी अभिमन्यु, जरा अपनी भावनाओं और इच्छाओं को कंट्रोल करना सीखो और जरा थोड़ी सी मेहनत करते हुए इन दोनों मैडमों को यहाँ से लेकर जाओ ताकि हम आगे बढ़कर कुछ करें, वरना पूरी रात यहाँ खड़े रहकर आप तीनों को देखते रहेंगे। प्रख्यात की बात सुनकर वो तीनों झेप गए और अभी उन दोनों का हाथ पकड़कर बोला, भाई हम इन दोनों को लेकर जाते हैं और फिर वापस आते हैं। प्रख्यात अपनी कैप लगाते हुए बोला, कोई जरूरत नहीं है वापस आने की, आप इन दोनों का ख्याल रखिए, हम इन सबसे मुलाकात करके आते हैं। अभी ने हाँ कहा और श्री हिमाद्री का हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ ले जाने लगा। तभी श्री अपनी बेचैन और तड़प भरी निगाहों से अपने पति को देखने लगी तो प्रख्यात ने उससे अपनी नजरें हटा ली। प्यारी सी श्री उदास हो गई और चुपचाप वहां से चली गई। अभी बड़ी सावधानी से उन दोनों को बंगले से दूर खड़ी अपनी कार में ले आया और उन दोनों को गाड़ी के अंदर बिठा दिया। वहीं दूसरी तरफ प्रख्यात आकाश के गार्ड का वेश धारण करके आसानी से बंगले के अंदर घुस गया और इधर उधर देखते हुए अपनी तेज नजरों से पूरी जगह का इंस्पेक्शन करते हुए आगे बढ़ने लगा। हॉल में कई सारे गार्ड्स थे और बीचों बीच सोफे पर आकाश ओबेरॉय बैठा हुआ था। प्रख्यात ने उसे देखते ही मुट्ठी भींच ली और उसके बगल में जाकर खड़ा हो गया। तभी दूसरा गार्ड बोला, सर अब आगे क्या करना है? अपने गार्ड की बात सुनकर आकाश के चेहरे पर गंदी मुस्कान आ गई और वो अपनी दाढ़ी मसलते हुए बोला, अब बिना शादी के सुहागरात मनाने जा रहा हूँ। जाओ जाकर मेरी दोनों दुल्हनों को मेरे बेड पर बिठा दो, आज मैं उन दोनों का भक्षण करूंगा। आकाश की घटिया बात सुनकर प्रख्यात को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल किया और बोला, सर आपका काम मैं कर देता हूँ। प्रख्यात की भारी और दमदार आवाज सुनकर तो आकाश को भी हैरानी हुई कि इतनी मर्दाना और दमदार आवाज वाला ये गार्ड है कौन। वो अपने बगल में देखने लगा। तभी उसके दूसरे गार्ड ने प्रख्यात से कहा, जाओ जाकर उन दोनों लड़कियों को बॉस के रूम में ले जाओ। प्रख्यात तुरंत वहां से चला गया ऊपर वाले रूम में। इतने में ही प्रख्यात के बॉडीगार्ड्स ने बंगले के चारों तरफ बड़ी चालाकी से बॉम्ब लगा दिए और बंगले से दूर गाड़ी के पास आकर खड़े हो गए। श्री गाड़ी से बाहर निकल आई और तभी उसने अभी के मुंह से सुना कि जैसे ही उनका मैसेज मिले सारे बॉम्ब ब्लास्ट कर देना। ये सुनते ही श्री डर गई और अभी के पास आकर घबराते हुए बोली, अभी ये आप क्या कह रहे हो? आपको पता है ना आपके भाई अभी भी बंगले के अंदर है और आप बॉम्ब ब्लास्ट की बात कर रहे हो? अभी ने गहरी सांस ली और बोला, भाभी आप आराम से बैठ जाइए, भाई को कुछ नहीं होगा, प्लीज आप चिंता मत करो। श्री नहीं मानी तो अभी ने जबरदस्ती उसे गाड़ी में हिमाद्री के पास बैठा दिया और हिमाद्री से बोला, इनका ख्याल रखो। वहीं दूसरी तरफ आकाश अपनी दाढ़ी मसलते हुए अपने रूम के दरवाजे पर आया। उसने दरवाजा खोला और जल्दी से अंदर आकर रूम का दरवाजा बंद कर दिया और अपनी शर्ट उतारते हुए इधर उधर उन दोनों लड़कियों को ढूंढते हुए बोला, अरे ओ मेरी दो दासियों, जरा अपने स्वामी के सामने तो आओ और हमें सुख दो। चलो अब एक लड़की मेरी पीठ की मसाज करेगी और दूसरी के साथ तो मैं। इतना कहकर वो अपनी गंदी हंसी हंसते हुए आगे बढ़ने लगा। तभी रूम की लाइट्स ऑन हुई और सामने का नजारा देखकर आकाश के होश उड़ गए। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने सोफे पर हमारे राणावत जी अपनी टांग पर टांग रखकर बेहद आकर्षक तरीके से अपनी दाढ़ी मसलते हुए किसी महाराजा की तरह बैठे हुए थे और अपनी तेज और कुटिल निगाहों से अपने सामने खड़े आकाश को देखे जा रहे थे। प्रख्यात को अपने सामने देखकर आकाश की हवा टाइट हो गई और वो घबराते हुए बोला, तुम यहाँ कैसे? आकाश की हालत देखकर प्रख्यात अफसोस व्यक्त करते हुए बोला, ओह सो सैड, हमने तुम्हारी सुहागरात खराब कर दी। अरे अरे बड़ी दया आ रही है हमें तुम पर, लेकिन कोई बात नहीं, अब हम अपनी गलती को सुधारते हुए तुम्हें नर्क लोक भेजते हैं। तुम आराम से नर्क में जाओ और वहां पर यमराज तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अच्छे से जो मनाना है वो मनाओ। प्रख्यात की बात सुनकर आकाश डर के मारे पीछे हटते हुए बोला, ए मिस्टर, तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। पूरे बंगले में मेरे 50 से ज्यादा आदमी हैं, तुम्हारी हालत खराब कर देंगे वो। आकाश की बात सुनकर प्रख्यात बड़ी स्टाइल और एटीट्यूड से अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपनी गर्दन को कभी दाएं तरफ तो कभी बाईं तरफ घुमाते हुए बेहद डरावने तरीके से बोला, ठीक है तो पहले हम तुम्हारी हालत खराब कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं हमारे साथ क्या होता है। इतना कहकर प्रख्यात तेजी से उस आकाश की तरफ बढ़ने लगा। तभी आकाश डरता हुआ तुरंत रूम के दरवाजे के पास पहुंच गया और रूम के दरवाजे को जैसे ही खोलने लगा तभी प्रख्यात ने पीछे से उसकी कमर पर बुरी तरह से लात मार दी तो आकाश दरवाजे से टकरा गया। उसके सिर पर चोट आ गई, दर्द में तड़पने लगा। तभी प्रख्यात ने पीछे से उसकी गर्दन पकड़कर उसे सीधा बगल वाली दीवार से भिड़ा दिया और लगातार 10 से 15 बार दीवार से उसका सिर फोड़ता रहा।
आकाश की हालत खराब हो गई और वो चिल्ला भी नहीं पा रहा था, क्योंकि प्रख्यात ने अपने दूसरे हाथ से उसके मुंह पर हाथ रखा हुआ था और एक हाथ से उसकी गर्दन पकड़कर उसका सिर लगातार दीवार से फोड़े जा रहा था और बस फोड़े जा रहा था। आकाश तो घायल हो चुका था, बेचारा चिल्ला भी नहीं पा रहा था, चीख भी नहीं पा रहा था। ऊपर से उसके शरीर में इतना दर्द हो रहा था जिसकी कोई हद नहीं थी, क्योंकि उसका सिर तो फूट ही रहा था। साथ साथ में नीचे से प्रख्यात उसको जगह जगह पर लात भी मार रहा था। कुल मिलाकर आकाश की हालत खराब हो चुकी थी। प्रख्यात ने उसे पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। अब वो चिल्लाने की स्थिति में भी नहीं था, इसलिए अपने खून से लथपथ चेहरे पर डर लिए वो अपने सामने खड़े उस खतरनाक इंसान को देखते हुए बोला, मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो बिजनेस में भी तुम्हारे रास्ते में नहीं आता हूँ, फिर क्यों ये सब कर रहे हो तुम? आकाश की ये बात सुनकर प्रख्यात के गुस्से की सीमा नहीं रही। वो उसके पास आया, घुटने के बल बैठकर उसकी ठोड़ी पकड़कर अपने दांत पीसते हुए हद से ज्यादा गुस्से से बोला, अबे नीच आदमी, तू हमारे बिजनेस के बीच में आ जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरबों की दौलत फेंक देंगे हम, लेकिन तूने हमारे घर की इज्जत पर नजर डाली है। हमारी पत्नी को तू लेकर यहाँ पर आया, उस लड़की को जिसकी आंख में एक आंसू तक हम नहीं देख सकते, और उसके साथ तू ये घटिया हरकत करने वाला था। और तुझे क्या लगता है, ऐसी हरकत के लिए हम तुझे जेल भेज देंगे या फिर तुझे छोटी मोटी सजा देकर छोड़ देंगे? बिल्कुल भी नहीं। तेरी इस करतूत के लिए तो तुझे सिर्फ मौत मिलनी चाहिए, और वो भी ऐसी वैसी मौत नहीं, बहुत भयानक मौत। भले ही हम ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन सच तो यही है कि अब हम अपने आपे से बाहर हैं, और आपे से बाहर इंसान सही गलत नहीं देखता है। प्रख्यात की बात सुनकर उस नीच आदमी की हालत खराब हो गई। वो दर्द में तड़प रहा था, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे प्रख्यात की डरावनी निगाहों से डर लग रहा था। प्रख्यात उसे नफरत से देखते हुए अपनी जगह से खड़ा हो गया, और उस नीच आदमी को देखते हुए प्रख्यात ने अपने पैंट की जेब से चाकू निकाला। ये देखकर आकाश की हालत खराब हो गई और वो डर के मारे पीछे खिसकने लगा। तभी प्रख्यात ने उसकी छाती पर अपना एक पैर रख दिया और चाकू को देखते हुए गुस्से से बोला, तूने हमारी पत्नी को छुआ होगा ना? भले ही ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन हाथ तो पकड़ा ही होगा। ये सब कहते हुए प्रख्यात इतना डरावना लग रहा था जिसकी कोई हद नहीं थी। उसने बेहद गुस्से से वो चाकू लेकर सीधा आकाश के दोनों हाथ काट दिए। एक दर्द भरी चीख उस कमरे में गूंजती इससे पहले ही प्रख्यात ने अपने पैर को आकाश के मुंह पर रख दिया, ताकि उसके चिल्लाने की आवाज बाहर न जाए। आकाश जमीन पर मछली की तरह तड़पने लगा, रोने लगा, लेकिन उसके चिल्लाने की आवाज नहीं आ रही थी। प्रख्यात को तो जैसे उसके दर्द से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। वो तो अपने गुस्से और नफरत में बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका था। अब प्रख्यात की नजरें आकाश की खूनी सी लाल और रोती हुई नजरों पर पड़ी तो वो एक सनकी इंसान की तरह बोला, तेरी इस निगाहों ने हमारी पत्नी को गंदी नजरों से देखा होगा, है ना? तो इन निगाहों के अस्तित्व की जरूरत भी नहीं है इस दुनिया में। इतना कहते ही प्रख्यात ने बड़ी बेरहमी से उसकी दोनों आंखें फोड़ दी, यानी कि उसकी आंखों में चाकू घुसा दिया। खून के छींटे प्रख्यात के चेहरे पर आ गए, जिस वजह से वो और भी ज्यादा डरावना लगने लगा। आकाश मर चुका था, इतना दर्द काफी था उसकी जान निकालने के लिए। वो बेजान पड़ चुका था और वो जमीन पर पड़ा था एक लाश के रूप में। प्रख्यात उसे नफरत से देखते हुए बोला, तुम जैसे आदमियों की वजह से आज हर लड़की अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। उनके पति, बेटे, पिता, भाई सबके होते हुए भी वो लड़की खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाती है, क्योंकि तुम जैसे दरिंदे उनके आसपास घूमते रहते हैं, उन्हें गंदी नजरों से देखते रहते हैं। लेकिन याद रखना, अगर तुम जैसे दरिंदे मौजूद है तो हमारे जैसे भी लोग मौजूद हैं, जो तुम्हें ऐसी ही मौत मारते रहेंगे और स्त्रियों की रक्षा करते रहेंगे। आज हम अपनी पत्नी के लिए नहीं लड़े हैं, आज हम हर उस लड़की के लिए लड़े हैं जिसके साथ तूने गलत किया, जिसकी जिंदगी तूने बर्बाद की है। आज हर उस लड़की के साथ इंसाफ हुआ है, न्याय की प्राप्ति हुई है उन्हें, और तुझे तेरे कर्मों का फल मिला है। हम सच्चे दिल से तुझे बद्दुआ देते हैं कि तू मरने के बाद भी शांति को प्राप्त नहीं करेगा। तेरी आत्मा भी इसी तरह तड़पेगी जिस तरह तेरा शरीर तड़पा था। प्रख्यात ने अपना बदला पूरा कर लिया था। वही बंगले से थोड़ी दूर 2-3 गाड़ियां खड़ी थी, जिनके आसपास कई सारे बॉडीगार्ड्स खड़े थे। सबको अपने बॉस का यानी कि प्रख्यात का इंतजार था। श्रीनिका की हालत खराब हो रही थी। उसे बहुत चिंता हो रही थी अपने पति की, क्योंकि 1 घंटा हो गया था लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आया था। अभिमन्यु इधर से उधर टहल रहा था और बार बार बंगले की तरफ देख रहा था, जहां पर एकदम शांति छाई हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो, कहीं कोई गड़बड़ ना हो गई हो और उसके भाई के साथ कुछ गलत ना हो गया हो। श्रीनिका से अब रहा नहीं गया, इसलिए वो गाड़ी से बाहर निकलकर अभिमन्यु के पास में आ गई। तभी अभिमन्यु के मोबाइल पर एक मैसेज आया, जिसे पढ़ते ही उसने अपने गार्ड्स की तरफ इशारा किया तो गार्ड ने अपने हाथ में पकड़े रिमोट के बटन को दबा दिया।
बटन के दबते ही एक जोरदार का धमाका हुआ और वो पूरा बंगलो 1 मिनट के अंदर तबाह हो गया। उसके अंदर मौजूद, उसके आसपास मौजूद सारे लोग मर गए। यूं कहे बम ब्लास्ट में उनके चिथड़े उड़ गए। अचानक हुए इस ब्लास्ट से श्रीनिका की हालत खराब हो गई और वो अपनी जगह पर खड़ी खड़ी जमीन पर गिर गई। ये देखकर अभिमन्यु तुरंत उसके पास आया और उसे खड़ा कर दिया। लेकिन तभी श्री बुरी तरह से रोने लगी, क्योंकि बंगलो तो बम से उड़ गया था, लेकिन उसके पति अभी तक नहीं आए थे। कहीं उसके पति को कुछ हो तो नहीं गया? ये सोचकर उसकी हालत खराब हो रही थी और वो पूरी तरह से रोए जा रही थी। अभी उसे संभालते हुए बार बार बोल रहा था कि सब कुछ ठीक है, लेकिन एक पत्नी होने के नाते उसकी चिंता करना भी लाजमी थी। वो बहुत रो रही थी, चिल्ला रही थी, तड़प रही थी और अभिमन्यु उसे पकड़कर खड़ा था। हिमाद्री भी गाड़ी से बाहर निकल कर आई और श्री को संभालने लगी। श्री रोते हुए आग में झुलस रहे उस बंगले को देखे जा रही थी। तभी उसे एक लंबा सा साया दिखाई दिया जो उनकी तरफ ही आ रहा था। धीरे धीरे वो आगे बढ़ने लगा और तभी श्रीनिका को अपने पति सही सलामत दिखाई दिए, जिसे देखते ही वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई और तेजी से भागते हुए अपने पति के पास आकर सीधा उसके सीने से लग गई। प्रख्यात को सही सलामत देखकर सभी ने चैन की सांस ली और श्री रोते हुए उसके सीने में मुंह घुसाकर बोली, राणा बच्ची, आप आ गए। प्रख्यात के दोनों हाथ हवा में थे। उसने अपनी जेब से रुमाल निकाला और अपने चेहरे को साफ करके रुमाल को एक तरफ फेंक दिया और श्री को खुद से दूर करके उसका हाथ पकड़कर भावहीन होकर बोला, हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, वो लोग यहाँ आते ही होंगे, तो अब हमें निकलना चाहिए। इतना कहकर प्रख्यात अपनी पत्नी को लेकर गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। वही अपने पति के ऐसे व्यवहार को देखकर श्री दुखी हो गई। उसे अब समझ में आ रहा था कि प्रख्यात उससे बहुत ज्यादा नाराज हो चुका है, इसलिए उसने अपनी पत्नी को ठीक से गले भी नहीं लगाया और उसके सामने भी नहीं देख रहा है। श्रीनिका अपनी आंखों में आंसू लिए अपने पति को देखे जा रही थी, जिसके चेहरे पर तो कोई भाव ही नहीं था। उसने श्रीनिका को पीछे बिठा दिया और उसके बगल में हिमाद्री बैठ गई। राणा बच्ची खुद जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गए और उसके बगल में अभिमन्यु बैठ गया। उन्होंने अपनी गाड़ी को स्टार्ट की और तुरंत अपने घर के लिए निकल गए। रास्ते में गाड़ी में खामोशी छाई हुई थी। राणा बच्ची चुपचाप अपने सख्त चेहरे के साथ सामने देख रहे थे और ड्राइविंग कर रहे थे। वहीं उनके बगल में बैठा अभिमन्यु बार बार उनकी तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। तभी श्रीनिका ने गहरी सांस ली और डरते हुए धीमी आवाज में बोली, राणा बच्ची, आपको पानी पीना है क्या? ये मधुर और मनमोहक आवाज सुनकर राणा बच्ची का तन बदन खिल उठा। आंखों में एक अलग ही चमक आने लगी, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर उनकी प्यारी सी पत्नी उदास हो गई और फिर से बोली, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, आपको पानी पीना है क्या? इस बार प्रख्यात ने स्टेयरिंग को कसकर पकड़ा और भावीन होकर बोला, नहीं पीना, और इतना ही एक्स्ट्रा पानी है तो इसे बाहर फेंक दो, लेकिन कृपया करके हमें डिस्टर्ब मत कीजिए। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगला भाग, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। इस बार अपने पति का गुस्सा देखकर श्री की आंखें भर आई। उसने अपनी नजरें झुका ली और उदासी से खिड़की से बाहर देखने लगी। तभी अभी माहौल को देखते हुए बोला, अरे भाभी, हमने सुना है कि आप दोनों लड़कियों ने बिना डरे काफी हिम्मत दिखाई थी, और आप दोनों बंगले से बाहर कैसे आई? ये सुनकर प्रख्यात के कान खड़े हो गए और वो मिरर में से अपनी तेज और सख्त नजरों से पीछे बैठी अपनी पत्नी के चेहरे को देखने लगा कि ये दोनों बंगले से बाहर कैसे आई थी। वो जानना चाहता था, लेकिन श्री डर रही थी बताने से। अब डरना लाजमी ही था, क्योंकि वो कैसे अपने पति को बताए। अब वो फर्स्ट फ्लोर की खिड़की से कूदी थी, जिससे उसके घुटनों में चोट भी आई है। अगर प्रख्यात को ये सब पता चला तो वो और ज्यादा गुस्सा करेगा। श्री ने चुप्पी साध ली और ये देखकर हिमाद्री सब बोलने लगी। तभी श्री ने चुपके से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे चुप रहने का इशारा करने लगी। उसकी आंखों के इशारे को देखकर प्रख्यात समझ गया और सख्ती से बोला, अपनी भाभी से पूछो, वो सच बताएगी कि बंगले से बाहर कैसे आई, क्योंकि इतना आसान नहीं था। 5 मिनट के अंदर अंदर बोल दीजिए, वरना हम आपको ऐसी सजा देंगे कि आप सोच भी नहीं सकती। ये सुनते ही श्री डर गई और अपनी उंगलियां मोड़ते हुए हड़बड़ाते हुए बोली, वो जब एक औरत हम दोनों के लिए खाना लेकर आई थी तो हमने उसे चकमा दे दिया और रूम से बाहर निकलकर छुपते छुपाते आगे बढ़ते हुए बंगले से बाहर निकल आए। अभी ओ, खैर जो भी हुआ है, आप दोनों ठीक है, यही काफी है हमारे लिए। मामला शांत हो गया था और श्री ने चैन की सांस ली, लेकिन उसे अंदाजा तक नहीं था कि प्रख्यात अपनी तेज और कुटिल निगाहों से मिरर में से उसे ही देख रहा था। उसे पता था कि ये लड़की सरासर झूठ बोल रही है, क्योंकि एक तो वो अपनी पत्नी को जानने लगा है और दूसरी बात, वो खुद उस बंगले के अंदर गया था
तो उसे पता है कि आराम से रूम से निकल बंगले से बाहर आना इतना आसान नहीं था। जरूर इन दोनों ने कोई बड़ा कांड किया था, तभी बाहर निकल पाई थी। राणावत जी ने गुस्से से स्टीयरिंग को कसकर पकड़ा और अचानक ही गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, जिससे वो तीनों हैरान रह गए। श्री और हिमाद्री ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और अभी बोला, अरे भाई साहब, क्या कर रहे हो? जान से मार दोगे क्या? आप तो शादी कर चुके हो, सांसारिकता भोग चुके हो, लेकिन हमारे बारे में सोचिए, हमें भी शादी करनी है, आगे बढ़ना है। अभी से मार दोगे तो हमारी इस प्यारी सी हिमाद्री का क्या होगा? अभी की बात सुनकर हिमाद्री के गाल लाल हो गए और वो बेहद आकर्षक तरीके से मुस्कुराने लगी। वहीं प्रख्यात अपनी तेज नजरों से अभी भी पीछे बैठी श्री के डरे हुए चेहरे को देखे जा रहा था और अपनी दमदार आवाज में बोला, ये सांसारिक मोह बहुत खतरनाक होता है। अभी इनमें जितना फंसते जाते हैं उतना ही ज्यादा बर्बाद होते जाते हैं। प्रख्यात की बात की गहराई वहां मौजूद कोई नहीं समझ पाया और बस एक दूसरे के चेहरे हैरानी से देखने लगे। कुछ देर बाद उनकी कार अपार्टमेंट पहुंच गई और श्री हिमाद्री के साथ जल्दी से गाड़ी से बाहर निकल आई और आगे बढ़ने लगी। तभी प्रख्यात अपनी सख्त आवाज में बोला, बिना चाबी के कैसे जाओगी अंदर, या फिर खिड़की से चढ़कर जाने का इरादा है? ये सुनते ही श्री के हाथ पैर फूलने लगे और वो डर के मारे हिमाद्री को देखने लगी। तो उसने भी घुट भर लिया और पीछे मुड़कर बोली, जीजू, चाबी कहाँ है? प्रख्यात ने अपने जेब से चाबी निकाली और उसे सीधा हिमाद्री की तरफ फेंक दिया और हिमाद्री ने उसे कैच कर लिया। दोनों लड़कियां जल्दी से आगे बढ़ गई और लिफ्ट के अंदर घुसकर बटन दबाने लगी। तभी प्रख्यात वहां पर आ गया, जिसे देखकर श्री डर के मारे पीछे हटने लगी और राणावत जी उसे अपनी तेज नजरों से देखते हुए लिफ्ट के अंदर आ गए और अभी भी आ गया। अंदर आते ही प्रख्यात ने श्री को घूरा और बिना बटन की तरफ देखे सीधा फर्स्ट फ्लोर का बटन दबा दिया। श्रीनिका अपनी नजरें चुराने लगी और उसके माथे पर पसीने की बूंद छाने लगी। जैसे ही लिफ्ट फर्स्ट फ्लोर पर पहुंची, हिमाद्री और अभी बाहर निकल आए, लेकिन श्री हिल भी नहीं पा रही थी क्योंकि प्रख्यात उसे घूरे जा रहा था। श्री घबराते हुए बोली, घर आ गया है राणावत जी। प्रख्यात तुरंत लिफ्ट से बाहर निकल आया और घर के अंदर चला गया, जहां हॉल में अभी सोफे पर पसर कर बैठा हुआ था और हिमाद्री किचन में थी। प्रख्यात भी सोफे पर जाकर बैठ गया और अपना फोन चलाने लगा। वहीं श्री ने गहरी सांस ली और लिफ्ट से बाहर आते हुए बोली, हे भोलेनाथ, इनको कितना गुस्सा आ रहा है। अब मैं क्या करूंगी? अपनी काली करतूत इनसे कैसे छुपाऊंगी? जब तक अभी और हिमाद्री यहाँ पर है, मैं बची हुई हूँ, लेकिन जब वे चले जाएंगे तब मेरा क्या होगा? श्री जल्दी से घर के अंदर आई। तभी सोफे पर किसी राजा की तरह बैठे प्रख्यात ने अपनी नजरों से उसे देखा तो तुरंत वो किचन में भाग गई। उसके आते ही हिमाद्री अपनी पीठ पर हाथ रखकर बोली, दीदी प्लीज कुछ कीजिए, मेरी पीठ में दर्द हो रहा है। श्रीनिका ने उसे घुमाया और उसकी पीठ सहलाते हुए बोली, और मेरे तो घुटने ही टूट गए हैं, सच में बहुत दर्द हो रहा है। हिमाद्री, हमें इस तरह कूदना नहीं चाहिए था ना दीदी। श्री, तो अगर वहां रुक जाते तब तक वो आकाश हमें बर्बाद कर चुका होता। हिमाद्री, हाँ वो भी सही है, लेकिन अब क्या करें? सोच रही हूँ कि अभी को बता देती हूँ, वो गुस्सा नहीं करेगा, लेकिन हाँ दुनिया भर के ताने सुनाएगा। श्री, राणावत जी की डांट, गुस्सा, चीखना चिल्लाना से तो अभी के ताने ज्यादा बेहतर है। वो दोनों यूं ही आपस में बातचीत कर रही थी। तभी हॉल से एक दमदार और रौबदार आवाज आई, किसी में भी हिम्मत हो तो कॉफी बना दो, वरना खाने के साथ साथ अब कॉफी भी ऑर्डर करनी पड़ेगी। प्रख्यात की दमदार आवाज सुनकर दोनों लड़कियां झेप गई और अपने काम पर लग गई। कॉफी बनाते हुए श्री बोली, तुम दोनों आज रात को यही रुक जाओ ना, मैं इनके साथ अकेले नहीं रह सकती, मेरी जान को खतरा है आज। हिमाद्री हंसते हुए बोली, क्या दीदी आप भी ना, जीजू जितना प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। अब जाहिर सी बात है, हम दोनों से गलती हुई है तो नाराज होंगे ही। आपकी तो शादी हो रखी है, तो रूम में ले जाकर अपने प्यार के जाल में फंसाकर उन्हें बेहाल कर दीजिए, फिर देखिए गुस्सा कहीं गायब हो जाएगा। अभी जब भी नाराज होते हैं तो मैं ऐसा ही करती हूँ। हालांकि हम दोनों को थोड़ी मर्यादा रखनी पड़ती है, क्योंकि शादी के बाद ही सब कुछ हो तो अच्छा है। श्री उत्सुक होकर बोली, वैसे तुम्हारे पास कोई टिप्स है तो मुझे बताओ ना कि पति को कैसे कंट्रोल करें। हिमाद्री, अगर हमारी गलती हो तो भी हमें अपने पार्टनर से रूठ जाना चाहिए। जब भी करीब आना चाहे तो दूरियां बना लेनी चाहिए, थोड़े नखरे दिखाने चाहिए, हो सके उतना ज्यादा इग्नोर करना चाहिए, और अगर पार्टनर चिल्लाने लगे तो अपना ब्रह्मास्त्र उपयोग करते हुए रोना शुरू कर देना चाहिए। ये सब आजमा लेना दीदी, जीजू आपके आगे घुटने टेक देंगे। ये सुनकर श्री को हंसी आ गई और कुछ देर बाद वो कॉफी लेकर हॉल में आ गई। सबसे पहले उसने अभी को कॉफी दी, उसके बाद प्रख्यात के पास आई और जैसे ही वो ट्रे से कप लेने लगा
तो श्री ने खुद से उस कप को उठाकर टेबल पर रख दिया और नखरे दिखाकर वहां से चली गई। प्रख्यात उसे देखता ही रह गया। सच में ये लड़की काफी अजीब है। कुछ देर बाद होटल से खाना आ गया, जिसे खाकर श्री तो अपने कमरे में चली गई और हिमाद्री भी दूसरे रूम में चली गई। प्रख्यात हॉल में सोफे पर बैठा हुआ था। तभी अभी अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, तो भाई साहब अब हम भी सोने जा रहे हैं, काफी थक गए हैं। प्रख्यात अपने मोबाइल स्क्रीन को देखते हुए अभी कातिल मुस्कान लिए हिमाद्री के रूम की तरफ बढ़ने लगा। तभी प्रख्यात तुरंत बोला, रुको। अभी रुक गया और अपने भाई की तरफ देखने लगा। तो प्रख्यात अपनी जगह से खड़ा होकर अपनी दमदार आवाज में बोला, कहाँ जा रहे हो सोने? अभी रूम में सोने जा रहे हैं। लेकिन उस रूम में तो हिमाद्री है। हाँ तो? प्रख्यात सख्ती से बोला। हाँ तो क्या, ज्यादा होशियारी दिखाई तो आपके तोते उड़ा देंगे हम। चुप होकर यहीं बैठो। शादी से पहले हम आपको हिमाद्री के साथ अकेला नहीं रहने दे सकते। अभी झेप गया और चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गया और प्रख्यात दूसरे रूम के दरवाजे के पास आकर अपनी भारी आवाज में बोला, हिमाद्री आप श्री के पास जाकर सो जाइए। हिमाद्री, जी जीजू। इतना कहकर प्रख्यात अभी को घूरते हुए उसके पास आकर बैठ गया। तब तक हिमाद्री श्री के रूम में चली गई और रूम का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। तभी अभी अपने भाई को देखकर बोला, इसका मतलब हम दोनों एक साथ सोएंगे? प्रख्यात, क्यों, हमसे डर लगता है आपको? बहुत ज्यादा। डरना भी चाहिए। इतना कहकर राणावत जी रूम में चले गए। रात के 12 बजे सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन राणावत जी बेड पर लेटे बेचैन हुए जा रहे थे। उन्हें अपनी पत्नी के पास सोना था, उनकी बाहों में, लेकिन यहाँ अभिमन्यु के पास सोना पड़ रहा था। प्रख्यात ने करवट बदली और अपने मोबाइल स्क्रीन पर श्री की मुस्कुराती हुई तस्वीर देखने लगा। तभी पीछे से आकर अभी उससे चिपक गया, जिससे प्रख्यात दंग रह गया। तभी अभी उसके गले में मुंह घुसाकर नींद में बोला, ओ हमारी हिमा, आई लव यू सो मच, आओ ना हमारे पास। ये सब सुनकर प्रख्यात ने गुस्से से अभी को धक्का लगाया और खुद से दूर कर दिया। उसकी तरफ मुड़कर बेड पर पड़े अपने भाई को देखकर गुस्से से बोला, बेशरम आदमी, अब मर्द और औरत का फर्क भी भूल गए। प्रख्यात ने उससे घूरते हुए गहरी सांस ली और आराम से लेट गया। आंखें बंद करके प्रख्यात के दिमाग में श्री ही घूम रही थी। तभी अभी ने उसके पेट पर अपना हाथ रखा और उसके पैरों पर अपना पैर रख दिया। उसके बाद वो उसके बेहद करीब उसके सीने पर सर रख दिया। प्रख्यात की तो हालत खराब हो गई। उसने अपनी आंखें खोली तो अपने भाई की हरकतें देखकर उसने गुस्से में आकर अपनी मुट्ठी भींच ली और इस बार अभी को एक जोरदार धक्का दे दिया, जिससे वो तुरंत बेड से नीचे जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरते ही अभी की आंखें खुल गई और वो घबराते हुए बोला, ओ अरे क्या हुआ, भूकंप आ गया क्या? इतना कहकर अभी बेड पर देखने लगा तो उसका भाई बैठे हुए गुस्से और उग्रता से उसे ही देख रहा था। आधी रात को अपने भाई का ऐसा उग्र रूप देखकर अभी को डर लगने लगा। क्या हुआ भाई साहब, आप इस वक्त भी गुस्से में क्यों हो? प्रख्यात ने तकिया उठाकर सीधा अभी के मुंह पर मारा और गुस्से से बोला, बेशरम कहीं के, इतनी गंदी हरकतें कर रहे थे आप, वो भी अपने भाई के साथ? अरे हुआ क्या है और ऐसी क्या तड़प है, ऐसी क्या आग लगी है इस बदन में कि मर्द और औरत का फर्क ही भूल गए? प्रख्यात की बात सुनकर अभी घबरा गया और तुरंत अपनी जगह से खड़ा होकर अपने तन को ढकते हुए बोला, हे भगवान, कहीं कुछ हो तो नहीं गया? ये सुनते ही प्रख्यात को भयंकर गुस्सा आया और वो चिल्लाते हुए बोला, चुप, एकदम चुप, और बाहर निकल जाओ इस रूम से। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगला भाग। भाग 70। प्रख्यात ने तकिया उठाकर सीधा अभी के मुंह पर मारा और गुस्से से बोला, बेशरम कहीं के, इतनी गंदी हरकतें कर रहे थे आप, वो भी अपने भाई के साथ? अरे हुआ क्या है और ऐसी क्या तड़प लगी है, ऐसी क्या आग लगी है इस बदन में कि मर्द और औरत का फर्क ही भूल गए हो? प्रख्यात की बात सुनकर अभी घबरा गया और तुरंत अपनी जगह से खड़ा होकर अपने तन को ढकते हुए बोला, हे भगवान, कहीं कुछ हो तो नहीं गया? ये सुनते ही प्रख्यात को भयंकर गुस्सा आया और वो चिल्लाते हुए बोला, चुप चुप चुप, एकदम चुप, और बाहर निकल जाओ इस रूम से। प्रख्यात का गुस्सा देखकर बेचारा अभी डर गया और ब्लैंकेट उठाकर बाहर जाते हुए बोला, सॉरी भाई साहब। इतना कहकर वो जाने लगता है। प्रख्यात अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसका हाथ पकड़कर गुस्से से उसे बेड पर बिठा दिया और उंगली दिखाते हुए बोला, अपनी हरकतें सुधार लीजिए आप, वरना हिमाद्री टिकेगी नहीं आपके साथ। अब सो जाओ चैन की नींद, क्योंकि हमारी नींद तो कर दी खराब। अभी ने अपनी नजरें झुका ली और प्रख्यात रूम से बाहर निकल गया। राणावत जी को बहुत गुस्सा आ रहा था, जिसकी असली वजह थी कि उनकी पत्नी उनसे दूर है, ऊपर से ठीक से सामने भी नहीं देख रही है, उल्टा नखरे दिखा रही थी। राणावत जी गुस्से से हॉल में इधर उधर टहल रहे थे और अपनी मुट्ठी भींच कर बोले, हमने कभी किसी को अपने सिर चढ़ने नहीं दिया, लेकिन लगता है
श्री अब हाथ से निकल रही है। किस हद तक हमें एटीट्यूड दिखा रही थी, लेकिन वो तो ऐसी है ही नहीं। थोड़ा सा जोर से बोलो तो मैडम की सांस अटक जाती है। तो फिर थोड़ी देर पहले हुआ क्या था उसे? कहिए हिमाद्री तो नहीं सिखा रही हमारी पत्नी को उल्टा सीधा। प्रख्यात यही सब सोचते हुए सोफे पर बैठ गया और अपनी दाढ़ी मसलते हुए सीरियस होकर कुछ सोचने लगा। कल वो अपनी माँ को भी श्री से मिलवा देगा और फिर सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। लेकिन अगर शिप्रा जी नहीं मानती है तो फिर प्रख्यात को बहुत बड़ा फैसला लेना होगा। प्रख्यात अपनी दमदार आवाज में बोला, माँ, उम्मीद मत तोड़ना हमारी, बाकी सब हम संभाल लेंगे। प्रख्यात यही सब सोच रहा था, तभी उसके रूम का दरवाजा खुला और उसके कानों में पायल की छन छन सुनाई दी, जिसे सुनते ही उसका तन बदन सिहर उठा और वो अपनी बेताब नजरों से अपने रूम के दरवाजे की तरफ देखने लगा, जहां से उसकी मोहिनी उबासी लेते हुए रूम से बाहर निकल आई। उफ, कोई इंसान इतना खूबसूरत और क्यूट कैसे हो सकता है कि उबासी लेते हुए भी इतना प्यारा लगे। प्रख्यात अपनी तलब भरी निगाहों से अपनी पत्नी को देखे जा रहा था और वो अनजान आगे बढ़ रही थी। तभी उसके कानों में एक आकर्षक और शानदार आवाज आई, हमें नखरे दिखा रही थी आप श्री। आधी रात को इतनी भारी आवाज सुनकर श्री डर गई। उसने पलट कर देखा तो दाई तरफ सोफे पर किसी राजा की तरह राणावत जी बैठे हुए थे और अपनी तेज नजरों से उसे ही देख रहे थे। श्री ने अपनी नजरें झुका ली और धीमी आवाज में बोली, सोए नहीं आप? प्रख्यात उसे ऊपर से नीचे देखते हुए जुनून से बोला, सुलाने वाली नखरे करती है तो नींद कैसे आएगी? श्री, जी मैं कुछ समझी नहीं। प्रख्यात अपनी जांघ पर हाथ फेरने लगा और बेहद आकर्षक तरीके से बोला, आओ हमारे पास, जरा आज के इंसिडेंट से जुड़ा कुछ गहन विचार विमर्श किया जाए। बहादुर बनने के लिए कहते हैं, लेकिन बहादुरी में कहीं खुद को तकलीफ ना पहुंचाती हो, इस बारे में भी बातचीत करते हैं। आइए। जितना आकर्षक वो बोलते हुए लग रहा था, उतना ही ज्यादा डरावना भी प्रतीत हो रहा था। श्री ने घुट भरा और पीछे हटते हुए बोली, नींद आ रही है, सुबह बात करते हैं। इतना कहकर वो तेजी से किचन में भाग गई और ये देखकर प्रख्यात के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई। वहीं किचन में आकर श्री ने गहरी सांस ली और बोली, हे भगवान, ये सच में बहुत डरावने हैं। इतनी रात को कौन जागता है और इस तरह कौन बोल सकता है? हमें जल्दी से सो जाना चाहिए, वरना ये आधी रात को हमारी बैंड बजा देंगे। श्रीनिका जल्दी से पानी पीने लगी। तभी उसके कानों में बेहद आकर्षक आवाज आई, जाना, आई लव यू सो मच। ये सुनते ही श्री का बदन सिहर उठा। उसने जल्दी से पानी का ग्लास स्लैब पर रखा और मुड़कर देखा कि सामने वाली स्लैब से टिककर प्रख्यात खड़ा था और अपनी कातिल निगाहों से अपनी पत्नी को देखते हुए अपनी दाढ़ी मसल रहा था। श्री ने घुट भर लिया और बोली, जी? प्रख्यात, जी नहीं, जाना आई लव यू सो मच का रिप्लाई दीजिए। चलिए कहिए कि जाना आई लव यू टू। श्री के पसीने छूटने लगे और ये देखकर प्रख्यात बोला, अरे इतना मत डरिए, हम कोई शैतान नहीं है, आपके पति हैं, आइए हमारे पास। श्री अपना पल्लू कसकर पकड़ लेती है और एक ही सांस में बोली, सॉरी, बस थोड़ी सी घुटनों पर चोट लगी है, बाकी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्रख्यात ने अपनी मुट्ठी भींच ली और स्लैब पर जोर से मुक्का मार दिया। ये देखकर श्री डर के मारे खुद में सिमटने लगी और अपने पति के हाथ को देखने लगी। उसे इस तरह डरते देख प्रख्यात ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और गहरी सांस लेकर अपनी आवाज में बोला, जाना, पास आओ। श्रीनिका डरते हुए उसकी तरफ देखने लगी। तभी वो प्यार से बोला, डरो मत, कुछ नहीं कहेंगे, आओ हमारे पास। इतना कहकर प्रख्यात ने अपनी बाहें फैला दी, जिसे देखकर श्री भावुक होकर उसके पास आई और सिर झुकाकर अपनी उंगलियां मोड़ते हुए बड़ी प्यारी आवाज में बोली, आपने सिखाया था ना कि कभी डरना मत, बस एक बार हमें याद कर लेना, हमें पुकार लेना, हम पहुंच जाएंगे। तो बस मैंने ऐसा ही किया और बचकर उस रूम से निकल गई। अब मैं ठीक हूँ क्योंकि आप मेरे साथ हो। अपनी पत्नी की इतनी प्यारी सी बात सुनकर प्रख्यात ने उसके चेहरे को थाम लिया और अति प्रेम से बोला, ओ हमारी पत्नी, कितनी प्यारी हो आप, सच में आपके ऊपर तो ज्यादा गुस्सा भी नहीं कर सकते, बंदा खुद से नफरत करने लग जाए। ये सुनते ही श्री के चेहरे पर बड़ी खूबसूरत सी मुस्कान आ गई और ये देखकर प्रख्यात उसके रसीले होठों की तरफ बढ़ने लगा। तभी वो बोली, मैं आपके लिए चाय या कॉफी बनाऊं, आपको अच्छा लगेगा। ये सुनकर प्रख्यात उसका गाल खींचते हुए अपनी आकर्षक आवाज में बोला, इस रसगुल्ले जैसे गाल पर एक थप्पड़ मार दे तो चलेगा आपको? श्री को हंसी आ गई और वो खिलखिलाकर हंसने लगी।
ये खूबसूरत नजारा देखकर तो प्रख्यात गदगद हो गया। आंखों में चमक आ गई और होठों पर बेहद खूबसूरत मुस्कान। उसकी पत्नी कितनी हंस रही है, कितनी खुश है वो। ये देखकर प्रख्यात धन्य हो गया। उसने श्री का चेहरा थामकर सच्ची शिद्दत से उसके माथे को चूमा और कहा, जाना, थैंक यू सो मच इस तरह मुस्कुराने के लिए। अब तो रोज आपकी ऐसी मुस्कान देखकर ही काम पर जाएंगे। श्री ने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली और अपने हाथों को अपने पति के कंधे पर रखकर अपनी मीठी आवाज में बोली, वजह आप हो। प्रख्यात ने उसे सीधा अपने सीने से लगा लिया। कुछ देर एक दूसरे की बाहों का सुकून पाने के बाद राणावत जी ने उसके चेहरे को थामकर उसके होठों को देखते हुए बेताबी से कहा, पत्नी जी, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो थोड़ी देर इन लबों का रसपान कर लें। कसम से मरे जा रहे हैं इन्हें देखकर। उफ, कातिलाना है ये सब कुछ। ये सुनकर श्री शर्माते हुए किचन के दरवाजे की तरफ देखने लगी तो प्रख्यात ने जाकर किचन का दरवाजा बंद कर दिया और वापस अपनी पत्नी के पास आया तो उस मोहिनी ने पीठ दिखा दी अपने पति को। प्रख्यात ने नशे में चूर होकर उसके बालों को आगे किया और उसकी पीठ पर अपने होठ रख दिए। श्री सिहर उठी और तुरंत अपने पति के सामने देखते हुए पीछे हटते हुए तेज तेज सांसें लेते हुए बोली, आप थोड़ा सा करोगे और छोड़ दोगे, इससे मुझे बेचैनी होती है, समझो ना। अपनी पत्नी की बेचैनी देखकर प्रख्यात भी बेचैन हो गया और अपने इश्क में लीन होकर बोला, जाना, पूरा करेंगे, कुछ भी बाकी नहीं रहने देंगे, बस पास तो आओ, सीने से तो लग जाओ। श्री बेताब होकर सीधा अपने पति के पास आई और एक झटके से उसके सीने से लग गई। प्रख्यात ने उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया और बेहद आकर्षक तरीके से उसके गले में मुंह घुसाकर बेताबी और जुनून से चूमने लगा। दोनों का प्यार बढ़ता ही जा रहा था और राणावत जी ने उसकी कमर पकड़कर उसे स्लैब पर बिठा दिया और उसके चेहरे को नशे में चूर होकर देखते हुए उसकी साड़ी को ऊपर उठाने लगा। श्री शर्म से पानी पानी हो गई। उसका सीना ऊपर नीचे होने लगा और वो मदहोशी से अपनी आंखें बंद करके बोली, प्लीज। उसके हसीन चेहरे को देखते हुए प्रख्यात का सीना भी ऊपर नीचे होने लगा और वो बेताबी से बोला, नो प्लीज, ओनली यस। इतना कहकर प्रख्यात ने श्री की साड़ी को घुटने तक उठा दी और उसके घुटनों की मसाज करते हुए उसके होठ उसके करीब लाया और अपने होठों को रगड़ने लगा। दोनों मदहोश हो रहे थे, तड़प रहे थे एक दूसरे के लिए और इस तड़प को मिटाते हुए राणावत जी ने उसके होठों पर अपने होठ रख ही दिए। दोनों को अपना सुकून हासिल हो गया और तन मन को शांति मिल गई। प्रख्यात आगे तो बढ़ना चाहता था, लेकिन यहाँ किचन में कैसे, और दोनों रूम में हिमाद्री और अभी सो रहे थे। प्रख्यात बेताब हुए जा रहा था। उधर उसकी पत्नी उसकी शर्ट को कसकर पकड़कर बेताब हुए जा रही थी। अब प्रख्यात से नहीं रहा गया। उसने किचन की लाइट को बंद करके श्री को लेकर फर्श पर बैठ गया। अपनी पत्नी को तकलीफ नहीं पहुंचा सकता था, इसलिए वो खुद जमीन पर बैठ गया और श्री को अपनी गोद में बिठाकर उसके पल्लू को हटा दिया। कुछ ही देर में वो अपनी पत्नी के साथ प्रेम में आगे बढ़ने लगा। शुरू शुरू में सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे राणावत जी अपना कंट्रोल खोने लगे तो उनकी ताकत भी बढ़ने लगी, जिससे श्री की हालत खराब हो गई और उसको फिर से फ्लो की तकलीफ शुरू हो गई। ये देखकर प्रख्यात रुक गया। उसने जल्दी से श्री की साड़ी को नीचे किया, अपनी पैंट को पहना और उसे अपनी गोद में लेकर अपने बेडरूम में आकर चुपचाप बिना आवाज किए बाथरूम में चले गए। कुछ देर बाद फ्रेश होकर वो दोनों बाथरूम से बाहर निकल आए। प्रख्यात ने श्री को हिमाद्री के बगल में बेड पर लिटा दिया और उसके माथे को चूमते हुए बोला, आराम से सो जाइए। श्रीनिका ने उसका हाथ पकड़ा और बेचैनी से बोली, माफ कीजिए, मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। प्रख्यात, ओ जाना, ऐसे नहीं बोलते, हमें आपकी सेहत अपने सुख से ज्यादा प्यारी है और वैसे भी 1-2 दिन के बाद सब ठीक हो जाएगा। चलिए अब सो जाइए। श्रीनिका, आप मत जाओ ना, प्लीज मेरे पास रहो ना। प्रख्यात वहीं उसके सिरहाने जमीन पर बैठ गया और उसके माथे पर हाथ फेरते हुए सच्ची शिद्दत से उसे देखता रहा। दोनों असीम प्रेम से एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे और बढ़ते हर पल के साथ एक दूसरे के लिए पागल हुए जा रहे थे। देखते ही देखते श्री को नींद आ गई और राणावत जी उसके पास बैठे हुए सो गए। अगले दिन सुबह 6 बजे ही प्रख्यात नहा धोकर तैयार हो गया और अभी के साथ हॉस्पिटल के लिए रवाना होने लगा। हिमाद्री आज श्री के पास ही रुकने वाली थी, जब तक प्रख्यात अपनी माँ को यहाँ लेकर नहीं आ जाता। जाते हुए राणावत जी ने श्री के सिर पर हाथ रखा और प्यार से बोले, बेटा, हम आपके पति बाद में, पहले आपके अभिभावक हैं, तो आपके लिए जो बेहतर होगा हम वही करेंगे। अभी हम माँ को आपसे मिलाने लेकर आ रहे हैं। डरना और घबराना मत, हम आपके साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। श्रीनिका ने अपनी उंगलियां मोड़ते हुए हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और राणावत जी अपने भाई के साथ वहां से चले गए।
अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगला भाग। भाग 71। अगले दिन सुबह 6 बजे ही प्रख्यात नहा धोकर तैयार हो गया और अभी के साथ हॉस्पिटल के हाथ रखा करा रहे हैं। रात वहां से चले गए। श्रीनिका अपने रूम में आईने के सामने खड़ी थी और तैयार हो रही थी। उसे आज कोई कमी नहीं रखनी थी जिससे कि उसकी सासू मां नाराज हो और उसे स्वीकार ना करे। हिमाद्री वही बेड पर बैठकर उसे देख रही थी और अपनी बहन की चिंता और घबराहट देखकर वो उसके पास आई और उसका हाथ पकड़कर प्यार से बोली, दीदी बस कीजिए, इतना क्यों घबरा रही है आप? अरे जैसी आप है वैसी ही उन्हें अपनाना होगा। आप बहुत सुंदर है, संस्कारी है और समझदार भी है और आज के जमाने में ऐसी बहू मिलना इन सबका सौभाग्य है जिसे इन सबको समझना होगा। आप खुश रहिए और चलिए हम दोनों मिलकर लंच रेडी कर देते हैं ताकि जब आपकी सासू माँ आएंगी तो खुश हो जाएंगी। श्रीनिका ने गहरी सांस ली और खुद को शांत करते हुए बोली, सही कह रही हो तुम। वैसे एक बात याद रखना, मेरी सासू माँ तुम्हारी होने वाली बड़ी सासू माँ है, तो जरा तुम भी ख्याल रखना। ये सुनते ही हिमाद्री का दिल धक धक करने लगा और अब वो भी घबराते हुए बोली, किसी ने सच कहा है दीदी कि ज्ञान देना आसान है लेकिन उसी ज्ञान को खुद पर आजमाना उतना ही मुश्किल। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगी उनके सामने? श्री हंसने लगी और उसके गाल सहलाते हुए प्यार से बोली, जैसा तुमने मुझसे कहा बिल्कुल वैसा ही करना। दोनों हंसने लगी और एक साथ मिलकर किचन में काम करने लगी। वहीं दूसरी तरफ प्रख्यात हॉस्पिटल पहुंच गया जहां उसकी माँ उसका इंतजार कर रही थी। अब वे बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और रूम में सोफे पर रवीना जी के पास बैठी हुई थी। आज उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने वाला था जिस वजह से उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन रह रहकर इस बात का बुरा लग रहा था और चिंता भी हो रही थी कि न जाने उनके बेटे ने अपने लिए किस तरह की लड़की को पसंद किया होगा। अगर वो घर को तोड़ देगी तो, घर वालों के बीच में जहर घोल देगी तो, रीति रिवाज मान मर्यादा मानने वाली नहीं हुई तो। वे यही सब सोच सोचकर दुखी हो रही थी। तभी रवीना जी उनका हाथ पकड़कर बोली, दीदी चिंता मत कीजिए, हमारे बेटे पर यकीन रखिए, उनकी पसंद कभी गलत नहीं हो सकती। शिप्रा जी, रवीना आप सही कह रही है, लेकिन हमारे तो सारे सपने टूट गए। हमने सोचा था कि हम खुद अपनी बहू को पसंद करेंगे, लेकिन अब देखो न जाने कैसी लड़की होगी। रवीना जी कुछ कहती इससे पहले ही रूम का दरवाजा खुला और राणावत जी अपना सीरियस चेहरा लिए अंदर आ गए। उन्हें देखते ही शिप्रा जी भावुक हो गई और अपनी जगह से खड़ी होकर उनके पास आने लगी। तभी प्रख्यात जल्दी से उनके पास आया और उनके पैर छूकर आदर से बोला, कैसी है आप माँ? शिप्रा जी बेचैनी और अत्यंत प्रेम से उसका हाथ पकड़कर बोली, बस अपने बेटे के मोह में पागल है। प्रख्यात ने उन्हें सोफे पर बैठा दिया और खुद उनके हाथ पकड़कर उनके सामने स्टूल पर बैठ गया। उसने गहरी सांस ली और सीरियस होकर अपनी भारी आवाज में बोला, माँ थोड़ी मजबूत बनिए, सच्चाई सुनने और समझने के लिए। कुछ बुरा नहीं हुआ है और ना होगा, बल्कि सब कुछ अच्छा होगा। शिप्रा जी, लेकिन हमें बहुत बुरा लगा कि आपने हमसे छुपाया कि आपको कोई लड़की पसंद है। प्रख्यात ने अपनी मासी की तरफ देखा और गहरी सांस लेकर वापस अपनी माँ की तरफ देखते हुए बोला, माँ जिस लड़की को हम चाहते हैं वो कोई और नहीं बल्कि श्रीनिका ही है, और वो हमारे दोस्त की पत्नी नहीं है, वो तो हमारी पत्नी है। प्रख्यात के मुंह से ये सुनकर शिप्रा जी के होश उड़ गए। उनका मुंह खुला का खुला रह गया। उनकी हैरानी देखकर राणावत जी बोले, चलिए आज हम आपको पूरी बात बताते हैं। इतना कहकर प्रख्यात ने शिप्रा जी को वो सब कुछ बता दिया जो मनाली में हुआ था और श्रीनिका के बारे में भी सब कुछ बता दिया। जैसे जैसे बात आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे शिप्रा जी के चेहरे के हाव भाव भी बदल रहे थे। अंत में प्रख्यात अपनी बात खत्म करते हुए बोला, अब श्रीनिका हमारे लिए हमारी जिंदगी से भी ज्यादा जरूरी है। उनके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं और उन्हें इस दुनिया की सारी खुशियां देना चाहते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है परिवार का सुख। तो बस अब आप उन्हें अपना लीजिए अपनी बड़ी बहू के रूप में और शामिल कर लीजिए राणावत खानदान में। प्रख्यात की बात जैसे ही खत्म हुई तो शिप्रा जी की आंखों से आंसू बह गए और वो दुखी होकर बोली, इसका मतलब आपने किसी अजनबी के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी? जिस लड़की को आप ठीक से जानते भी नहीं उसके लिए आपने इतना सब कुछ किया, उससे शादी करके उसे तो खुशियां दे दी, लेकिन आपकी खुशियों का क्या हुआ? हमारे बेटे, हमने आपको अच्छाई और भलाई करना सिखाया था, लेकिन खुद की जिंदगी किसी और के दांव पर लगाना नहीं सिखाया। क्यों किया आपने ऐसा? आप चाहते तो कैसे भी करके उस कन्या को अच्छा जीवन दे सकते थे, लेकिन आपको उनसे शादी करने की क्या जरूरत थी? अपने ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने की क्या जरूरत थी? शिप्रा जी की बात सुनकर प्रख्यात ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली
और अपनी जगह से खड़ा होकर अपनी दमदार आवाज में जुनून और तलब से बोला, वो कोई अजनबी नहीं है, पत्नी है हमारी, जिंदगी है हमारी। और रही बात मदद करने की, तो हाँ, हम उनकी किसी भी तरह मदद कर सकते थे, लेकिन हमने उनसे शादी की, जिसकी वजह बस इतनी सी है कि उसे पहली बार देखते ही हम उसके आगे पिघल गए थे। हम अपना दिल हार चुके थे, पहले समझे नहीं थे, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि हम प्यार करते हैं उनसे और अपनी आंखों के सामने उसे किसी और का होते हुए नहीं देख सकते थे। हाँ, उस वक्त हम भी स्वार्थी बन गए थे। उससे शादी हमने उनकी मदद से ज्यादा तो अपने जुनून और मोहब्बत के लिए की थी। उसे खोना नहीं चाहते थे, हासिल करना चाहते थे, इसलिए कर ली शादी और कर लिया उसे हासिल, और अब जिंदगी भर अपने पास रखेंगे। अपने बेटे के जुनून और पागलपन को देखकर शिप्रा जी दंग रह गई और अपनी जगह से खड़ी होकर दुखी होकर बोली, इसका मतलब आप उन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे? प्रख्यात, जिंदगी छोड़ देंगे, मर जाएंगे, लेकिन उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। अरे हमारी तो रूह भी उनकी गुलाम है। शिप्रा जी आंखों में आंसू लिए रवीना जी की तरफ देखने लगी तो वो बोली, हम भी पहले से सब कुछ जानते हैं दीदी, और सच कह रहे हैं, श्रीनिका से ज्यादा अच्छी और सुशील बहू हमें कहीं नहीं मिल सकती। जैसी बहू आपको चाहिए थी वैसे सारे गुण उनके अंदर है। ऊपर से बेचारी अनाथ है, उसे माता पिता और परिवार के प्यार की जरूरत है, तो हमें खुशी खुशी उन्हें अपना लेना चाहिए। शिप्रा जी ने अपनी मुट्ठी भींच ली और बोली, हमें कोई कुछ गिनता ही नहीं है। यहाँ बेटा मनमानी करके शादी कराया और बहन भी कौन सी कम है। रवीना जी ने अपनी नजरें झुका ली। तभी प्रख्यात सीरियस होकर बोला, माँ, श्रीनिका आपका इंतजार कर रही है। आप एक बार हमारे साथ चलकर उनसे मिल लीजिए और आज अंतिम फैसला ले लीजिए, क्योंकि अब हम इन झमेलों से उब चुके हैं और शांति से जिंदगी जीना चाहते हैं। हम बाहर गाड़ी में आपका इंतजार कर रहे हैं, अगर आपको आना है तो आइए, वरना जयराम जी की। इतना कहकर प्रख्यात वहां से चला गया और ये देखकर शिप्रा जी आंसू बहाते हुए बोली, देखा कैसे बातें कर रहा है हमसे, पता नहीं उस लड़की ने क्या जादू किया है इन पर। रवीना जी हैरानी से बोली, दीदी आपको हुआ क्या है? आप जानती है श्रीनिका कितनी अच्छी और सुशील लड़की है, तो आप उनके बारे में ऐसा कैसे कह सकती है? अरे उन्होंने कोई जादू नहीं किया है आपके बेटे पर, ये उनका प्यार है और वो उनके प्यार में पागल है। अब जाइए, प्रख्यात आपका इंतजार कर रहे हैं, उन्हें गुस्सा दिलाना हम सबके लिए उचित नहीं होगा। शिप्रा जी ने अपनी मुट्ठी भींच ली और वहीं बाहर पार्किंग एरिया में प्रख्यात गाड़ी से टिककर खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन आज दिल का बोझ हल्का हो गया था, क्योंकि अब सारी सच्चाई सबको पता चल गई थी और अब वो अपनी पत्नी के साथ आराम से अपनी जिंदगी बिता सकता है। कुछ ही देर में रवीना जी शिप्रा जी का हाथ पकड़कर उन्हें वहां पर ले आई। अपनी माँ को देखकर प्रख्यात को सुकून मिला और उसने तुरंत गाड़ी का दरवाजा खोला और अपनी माँ को अंदर बिठा दिया। रवीना जी उसके सिर पर हाथ रखकर प्यार से बोली, दीदी का क्या फैसला होगा ये हम सब नहीं जानते, लेकिन एक बात याद रखना, श्रीनिका से शादी अब मात्र एक मदद या उपकार नहीं है, बल्कि आपका अपना स्वार्थ और सुकून है। और प्रख्यात बीच में ही अपने जुनून में सवार होकर बोला, और अपने उस स्वार्थ और सुकून के बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते। श्रीनिका को तो खुद से दूर हमारी आत्मा भी नहीं जाने देगी मासी। रवीना जी खुशी से अपने बेटे को देखने लगी और कुछ ही देर में प्रख्यात ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी स्टार्ट करके अपने फ्लैट की तरफ बढ़ने लगा। पूरे रास्ते दोनों के बीच में कोई बात नहीं हुई, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से बात करना चाहते थे। आधे घंटे बाद प्रख्यात अपनी माँ को लेकर अपार्टमेंट पहुंच गया और उनका हाथ पकड़कर आदर से उन्हें अपने साथ ऊपर ले गया। अपने घर के दरवाजे पर पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया तो हिमाद्री ने दरवाजा खोला और सामने खड़े प्रख्यात को देखकर चिंता से बोली, दीदी को चक्कर आ गए थे। ये सुनते ही प्रख्यात घबरा गया और अपनी माँ का हाथ छोड़कर सीधा अंदर चला गया। और ये देखकर शिप्रा जी उदास होकर अपने हाथ को देखने लगी जो उनके बेटे ने छोड़ दिया था अपनी पत्नी के लिए। प्रख्यात जल्दी से अपने रूम में आया और बेड पर लेटी अपनी पत्नी को देखते ही बेचैन और बेसब्र होकर उसके पास जाकर बैठ गया और उसके माथे पर हाथ रखकर प्यार से बोला, ओ जाना, देखो हम आ गए हैं। ऐसे कैसे बेहोश हो गई आप? प्रख्यात के इस हद तक के प्यार और जुनून को देखकर उसके रूम के दरवाजे पर खड़ी शिप्रा जी दंग रह गई थी। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये उनका अपना बेटा है। हिमाद्री उनके पास में खड़ी थी और प्यार से अपने दीदी और जीजू को देख रही थी। तभी प्रख्यात अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपनी दमदार आवाज में बोला, हमारी श्री को हल्का सा बुखार है, हम अभी डॉक्टर को बुला देते हैं। ये सुनकर शिप्रा जी बोली, छोटी सी बात के लिए डॉक्टर को बुलाने की क्या जरूरत? अपनी माँ की बात सुनकर प्रख्यात ने उनकी तरफ देखा और फिर बेड पर लेटी अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए जुनून से बोले, देखिए कैसे सो रही है हमारी पत्नी। शिप्रा जी बेड पर लेटी श्रीनिका को भावहीन होकर देखने लगी
बेड पर खामोशी से लेटी हुई उस मासूम सी कन्या को शिप्रा जी और प्रख्यात देख रहे थे। तभी प्रख्यात ने उस कन्या के सिर पर हाथ रखा और शिद्दत से अपनी दमदार आवाज में बोला, देख रही है आप इस कन्या को, जो हमारी पत्नी है और आपकी बहू है। माँ, अगर आप हमारा गर्व हो तो ये हमारा गुरूर है। आप हमारी माँ हो तो ये हमारे होने वाले बच्चे की माँ है। आपने हमें जिंदगी दी है, लेकिन उसी जिंदगी को जीना इन्होंने सिखाया है। हम आधे हिस्से में बंटने वालों में से नहीं हैं। हम जोड़ने में यकीन रखते हैं। आपका बेटा आपसे साफ तौर पर कहता है कि हमारी आखिरी सांसों तक हम इनसे प्यार करते रहेंगे, इनके पति रहेंगे, अपनी जान तक दे देंगे। प्रख्यात की बात सुनकर शिप्रा जी ने अपनी मुट्ठी भींच ली और उस कन्या का चेहरा देखने लगी। तभी धीरे धीरे श्री की आंखें खुलने लगी और उसने जैसे ही शिप्रा जी को अपने सामने देखा तो वो डर के मारे घबराने लगी और बेड पर सिमटने लगी। तभी प्रख्यात उसके पास बैठ गया और उसकी पीठ सहलाते हुए शिद्दत और तड़प से बोला, घबराइए मत, सासू माँ ही है, कोई दुश्मन नहीं है। श्री ने घबराते हुए प्रख्यात का शर्ट पकड़ लिया और कांपने लगी। उसे बस एक डर था कि कहीं प्रख्यात को उससे दूर न कर दिया जाए। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगला भाग, सिर्फ भाग 72। बेड पर खामोशी से लेटी हुई उस मासूम सी कन्या को शिप्रा जी और प्रख्यात देख रहे थे। तभी प्रख्यात ने उस कन्या के सिर पर हाथ रखा और शिद्दत से अपनी दमदार आवाज में बोला, देख रही है आप इस कन्या को, जो हमारी पत्नी है और आपकी बहू है। माँ, अगर आप हमारा गर्व हैं तो ये हमारा गुरूर है। आप हमारी माँ हैं तो ये हमारे होने वाले बच्चों की माँ है। आपने हमें जिंदगी दी है, लेकिन उस जिंदगी को जीना इन्होंने सिखाया है। हम आधे हिस्से में बंटने वालों में से नहीं है। हम जोड़ने में यकीन रखते हैं। आपका बेटा आपसे साफ तौर पर कहता है कि हमारी आखिरी सांसों तक हम इनसे प्यार करते रहेंगे, इनके पति रहेंगे और इनके लिए अपनी जान तक दे देंगे। प्रख्यात की बात सुनकर शिप्रा जी ने अपनी मुट्ठी भींच ली और उस कन्या का चेहरा देखने लगी। तभी धीरे धीरे श्री की आंखें खुलने लगी और उसने जैसे ही शिप्रा जी को अपने सामने देखा तो वो डर के मारे घबराने लगी और बेड पर सिमटने लगी। तभी प्रख्यात उसके पास बैठ गया और उसकी पीठ सहलाते हुए शिद्दत और तड़प से बोला, घबराइए मत, सासू माँ ही है, कोई दुश्मन नहीं है। श्री ने घबराते हुए प्रख्यात का शर्ट पकड़ लिया और कांपने लगी। उसे बस एक डर था कि कहीं प्रख्यात को उससे दूर न कर दिया जाए। शिप्रा जी उसकी ऐसी हालत और हरकत को देखकर उदास हो गई और एक टक अपने बेटे और उसकी पत्नी को देखने लगे। वो देख सकती थी कि किस प्रकार प्रख्यात अपनी पत्नी को बच्चों की तरह ट्रीट कर रहा था, उसका ख्याल रख रहा था, उसे संभाल रहा था। लेकिन ये लड़की बस डरे जा रही थी, घबरा रही थी। ये सब देखकर शिप्रा जी को बहुत बुरा लगा और वो बोली, ख्याल रखिए अपनी पत्नी का। इतना कहकर शिप्रा जी वहां से चली गई और ये देखकर श्री और प्रख्यात हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। प्रख्यात अपनी जगह से खड़ा हुआ और तुरंत अपनी माँ के पीछे पीछे चल दिया। शिप्रा जी हॉल में आई और सोफे के पास खड़ी होकर दुखी होने लगी। प्रख्यात अपनी माँ के पास आया और पीछे से उनके गले लगकर बोला, माँ, हम जानते हैं हमने इतना बड़ा फैसला आपसे पूछे बिना लिया, लेकिन आपको तो सब कुछ पता ही है। अगर हमारी जगह आप होती तो आप भी खुद के बारे में ना सोचकर श्री के बारे में ही सोचती। हम सच कह रहे हैं माँ, वो बहुत अच्छी लड़की है, दिल की साफ है, स्वभाव से शांत और सौम्य है, परिवार की कद्र करना जानती है और सबसे बड़ी बात, जैसी बहू आपको चाहिए थी वो बिल्कुल वैसी ही है। शिप्रा जी प्रख्यात की तरफ मुड़ी और उसका हाथ पकड़कर बेचैनी से बोली, हम जानते हैं वो अच्छी लड़की है, संस्कारी और सुशील भी है, लेकिन आपके लिए सही नहीं है बेटा। प्रख्यात को गुस्सा आ गया, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया और बोला, ये आप क्या कह रही है माँ? शिप्रा जी, बेटा, हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उनके बच्चों की शादी ऐसे इंसान से हो जो अपनी जिंदगी में भी खुश हो, ताकि वो अपने जीवन साथी को भी खुश कर सके। लेकिन आपने देखा श्रीनिका किस तरह दुखी रहती है, हर वक्त घबराती रहती है, जब देखो तब रोती रहती है, छोटी छोटी बातों पर डर जाती है। ऐसे में कैसे काम चलेगा? आपको अपने हिस्से का सुख और सुकून कब मिलेगा? क्या आप यूं ही जिंदगी भर उन्हें संभालते रहेंगे, उन्हें खुशियां देते रहेंगे? बदले में आपको कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप इसी तरह जिंदगी भर उनका हाथ पकड़कर उनके पास बैठे रहे, उनकी पीठ सहलाते रहे, उन्हें शांत करवाते रहे, जबकि एक इंसान की खुद की भी कुछ जरूरतें होती है। आपकी अपनी जरूरत है। हम माँ बाप हैं। हमने सोचा था कि हमारे बेटी की शादी ऐसी लड़की से करवाएंगे जो अपनी जिंदगी में खुश हो, स्थिर हो, ताकि वो आपकी जिंदगी में आकर आपको भी खुश कर दे, आपको खुशियां दे, ना कि आपकी जिंदगी में आकर आपके ऊपर जिम्मेदारियां और बढ़ा दे। आप गहराई से सोचिए बेटा,
कि श्रीनिका किस मानसिक स्थिति से गुजर रही है। ऐसे में वो एक नॉर्मल इंसान नहीं है और ना ही वो एक सामान्य इंसान की तरह आपको प्यार दे सकती है। उसे कई साल लग जाएंगे अपने अतीत से बाहर आने में, और जब तक वो बाहर आएगी तब तक आप थक जाएंगे उनकी सेवा करते करते, और ऐसे ही आप दोनों की जिंदगी बीत जाएगी। कुछ पता नहीं चलेगा। बल्कि ये उम्र है कि पति पत्नी शादी करके साथ खुश रहे, घूमने जाए, एक दूसरे से प्यार करें, हंसी मजाक करें, खुशी से पलों को एंजॉय करें, ना कि इस तरह। बेटा, आपको हमारी बात बुरी लग रही होगी, लेकिन गहराई से सोचिए। हम आपका भला सोच रहे हैं। हम माँ हैं, हमें हमारे बेटे की चिंता है। हमें आपका भविष्य खूबसूरत चाहिए, उज्जवल चाहिए। इसीलिए हम और आपके पापा ऐसी लड़की ढूंढ रहे थे जो आपको खुशियां दे सके, जो आपको संभाल सके, जो आपकी हर इच्छाओं को पूरा करे। लेकिन आप अपनी जिंदगी में ऐसी लड़की लेकर आए हैं जो भले कितनी ही अच्छी हो, कितनी ही समझदार हो, लेकिन उसका अतीत बहुत बुरा है, और अपने अतीत के कारण वो अंदर ही अंदर दुखी रहती है, जिस वजह से वो आपको खुशियां नहीं दे पाएगी। आप कितनी ही कोशिश कर लो, लेकिन जो इंसान खुद खुश नहीं हो पाता, वो अपने पति या अपने लाइफ पार्टनर को कभी खुशियां नहीं दे सकता। चलो, हमने मान लिया कि आपका प्यार निस्वार्थ है। आपको अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं चाहिए, बस उनका साथ चाहिए, उनकी खुशियां चाहिए। लेकिन आप एक इंसान हो। जिंदगी के ऐसे पड़ाव में जब आप पहुंचोगे, तब आपको एहसास होगा कि हमारी खुद की भी कुछ जरूरतें हैं जो सिर्फ हमारी पत्नी से पूरी हो सकती है। लेकिन हमारी पत्नी तो मानसिक रूप से ठीक है ही नहीं। तब आपको एहसास होगा कि आपकी माँ सही कह रही थी। आप अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं प्रख्यात बेटा। शिप्रा जी की कही एक एक बात सुनकर प्रख्यात तो उन्हें देखता ही रह गया, और अंत में कटाक्ष में तालियां बजाते हुए अपनी दमदार और रौबदार आवाज में बोला, सुना था, दुनिया समझे या ना समझे, लेकिन एक माँ अपने बच्चे की खुशी और दुख को समझ जाती है। लेकिन यहाँ आपने हमें गलत साबित कर दिया माँ। अरे, आपको क्या पता कि वो लड़की हमें खुश करने के लिए कितनी तकलीफ झेलती है। खैर, हम अपने व्यक्तिगत जीवन को किसी के सामने नहीं लाना चाहते, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि इन 27 सालों में हम जितना खुश नहीं हुए, उससे कई गुना ज्यादा खुशियां हमें तब मिली जब हमने श्रीनिका को हासिल किया था, जब उन्होंने खुद को पूर्णतः हमारे हवाले कर दिया था और तन मन धन से हमारी बन गई थी। आपको क्या पता कि आपका ये बेटा उस दिन खुशी के आंसू तक बहा चुका था, जब उसे एहसास हुआ कि वो श्रीनिका से प्यार करता है। दुनिया में हम सबसे ज्यादा आपसे, श्री से और मासी से प्यार करते हैं, लेकिन कहते हुए दुख होता है कि मासी और श्री तो हमारी भावनाओं को समझती है, लेकिन हमारी अपनी माँ नहीं समझती। श्री का अतीत कितना बुरा और दर्दनाक रहा, लेकिन फिर भी वो शादी होते ही अपने पति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने लगी। हमें खुश करने के लिए क्या कुछ नहीं करती। ये समाज कितना घटिया है माँ, कि जब कोई पति अपनी पत्नी को दुख दर्द में संभालता है तो उसे गलत माना जाता है, लेकिन अगर एक पत्नी अपने पति के दुख को दूर करती है तो वो उस लड़की का फर्ज बनता है। कितनी हिपोक्रेसी है इस दुनिया में। खैर, आप अपना फैसला बता दीजिए कि आगे हमें क्या करना है, क्योंकि अब हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। शिप्रा जी ने गहरी सांस ली और अपने आंसू साफ करते हुए बोली, कल सुबह 10 बजे शुभ मुहूर्त है, तो आप कल सुबह ही अपनी पत्नी के साथ अपने असली घर लौट आइए। हम सब आपका इंतजार करेंगे बेटा। इतना कहकर शिप्रा जी ने एक तरफ खड़ी हिमाद्री की तरफ देखा तो हैरानी से बोली, अब ये कौन है? क्या इनकी भी जिम्मेदारी आपने उठाई है? ये सुनकर प्रख्यात ने अपनी मुट्ठी भींच ली और अपने गुस्से को शांत करते हुए बोला, ये श्रीनिका की बहन है, हमारी छोटी बहन जैसी ही है। हिमाद्री ने दूर से ही उनके आगे हाथ जोड़ दिए और शिप्रा जी ने एक नजर प्रख्यात की तरफ देखा और उसके गाल पर हाथ रखकर प्यार से बोली, कल सुबह वक्त से आ जाना, हम इंतजार करेंगे बेटा। इतना कहकर शिप्रा जी वहां से चली गई। नीचे अभी आ गया था उन्हें लेने के लिए। उनके जाते ही हिमाद्री बोली, जीजू बुरा मत मानना, लेकिन उन्होंने दीदी को दिल से स्वीकार नहीं किया है, वो सिर्फ आपके लिए मानी है। प्रख्यात घर के दरवाजे को अपनी तेज नजरों से देखते हुए अपनी दमदार आवाज में बोला, हमें बस अपनी पत्नी को उनके सारे हक और खुशियां दिलवानी है। कल से श्री अपने असली ससुराल जाएगी और वहां खुशी से रहेगी। प्रख्यात के खतरनाक दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। उसने ये सोच लिया था कि राणावत मेंशन जाकर सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कि श्री को अकेला नहीं रहना पड़ेगा, वो परिवार वालों के साथ में रहेगी, तो उसका माइंड फ्रेश होता रहेगा। दूसरी बात शिप्रा जी की थी, तो एक न एक दिन वो जरूर दिल से श्री को स्वीकार कर ही लेंगे। रात के 10 बजे जैसे जैसे दिवाली नजदीक आ रही थी, वैसे वैसे वातावरण में हल्की हल्की सर्दी शुरू होने लगी थी, जिसे हम गुलाबी सर्दी कहते हैं, जो बड़ी मनोरम लगती है। इसी मनोरम सर्दी की रात में प्रख्यात शर्टलेस होकर बालकनी में रेलिंग के पास खड़ा था और अपनी तेज और जुनूनी निगाहों से सामने देख रहा था। ठंडी हवाएं चल रही थी जो उसके सीने को छूते हुए आगे बढ़ रही थी।
जिससे उसके सीने पर रोंगटे खड़े हो रहे थे। वो खामोशी से खड़ा था। तभी दो खूबसूरत हाथ उसकी कमर से होते हुए उसके सीने पर आ गए और अपने पति के सीने को मसलने लगे। ये छुअन पाते ही प्रख्यात ने सुख और सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली और उत्तेजित होने लगा। वहीं उसके पीछे खड़ी श्री उसके सीने पर अपनी चूड़ी पहने हाथों को चला रही थी और उससे चिपकते हुए अपनी मीठी आवाज में बोली, मैं बहुत अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी, सारे फर्ज निभाऊंगी। ये सुनकर प्रख्यात ने अपनी आंखें खोली और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने सामने खड़ा किया और उसकी निगाहों को और उसके रसीले होठों को देखते हुए नशे में चूर होकर बेताबी से बोला, पहले अच्छी पत्नी का फर्ज निभाओ श्री, प्लीज। अगर आप आज ठीक हो तो आई वॉन्ट यू वेरी बैडली। ये सुनकर श्री का दिल जोर से धड़कने लगा, सीना ऊपर नीचे होने लगा और उसने अपनी नजरें झुका ली। प्रख्यात उसे बेचैनी और तड़प से देखते हुए उसके करीब आने लगा तो वो उससे दूर हो गई और रूम के अंदर जाते हुए बोली, मैं आज ठीक हूँ। ये सुनते ही प्रख्यात तुरंत रूम के अंदर आया। उसने जल्दी से बालकनी का दरवाजा बंद किया और रूम के सारे पर्दे लगा दिए। कुछ ही पलों में रूम की लाइट्स बंद हो गई और बेड के ऊपर वाले झूमर की लाइट्स ऑन हो गई। काफी देर तक रूम में शांति बनी रही, लेकिन धीरे धीरे चूड़ियों की खन खन आवाज गूंजने लगी और फिर पायल की छन छन सुनाई देने लगी। कुछ देर में श्री की मदहोशी भरी आवाज आई, प्लीज छोड़ो ना। अचानक से फिर से शांति हो गई और तभी श्री की दर्द भरी चीख निकल गई, जो कि बेहद आकर्षक और हसीन थी, जो अब धीरे धीरे सिसकियों में बदलने लगी और कमरे के माहौल को रुमानी बनाने लगी। झूमर की पीली रोशनी बेड पर गिर रही थी, जिसमें श्रीनिका का हसीन बदन सोने की तरह चमक रहा था और जगह जगह लाल निशान बने हुए थे और उसके ऊपर राणावत जी अपना प्यार लुटा रहे थे। दोनों दुनिया से बेखबर होकर एक दूसरे में समा रहे थे, प्यार के दर्द को सहन करते हुए सुख के द्वार पहुंच रहे थे। अगले दिन सुबह 10 बजे लाल चटाक साड़ी, पैरों में सुंदर सी पायल और बिछिया, गले में मंगलसूत्र, हाथों में लाल चूड़ा, मांग में पति के नाम का सिंदूर भरकर श्रीनिका अपने पति का हाथ पकड़कर कार में बैठी हुई थी। घबरा रही थी और बार बार अपने होठ भींच रही थी। वहीं राणावत जी उसे असीम प्रेम और शिद्दत से देखे जा रहे थे। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी सीधा मेंशन के लॉन में आकर रुकी। प्रख्यात गाड़ी से बाहर निकल आया और अपनी पत्नी की तरफ हाथ बढ़ाया तो श्री ने अपना नाजुक सा हाथ उसके हाथ पर रख दिया और हिचकिचाते हुए गाड़ी से बाहर निकल आई। बाहर आते ही उसने सिर पर पल्लू लिया और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इधर उधर देखने लगी। उसे बहुत डर लग रहा था, ये सोचकर कि क्या सच में अब से वो यही रहेगी अपने पति के साथ? क्या वो यहाँ के नए माहौल में ढल पाएगी? वो यही सब सोच रही थी। तभी प्रख्यात ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और प्यार से बोला, आइए, आपका स्वागत है अपने असली ससुराल में। श्रीनिका का दिल जोरों से धड़कने लगा और वो अपने पति के साथ आगे बढ़ने लगी। आसपास खड़े गार्ड्स उन दोनों के आगे सिर झुकाकर खड़े थे, उन्हें सम्मान दे रहे थे और प्रख्यात अपनी पत्नी को लेकर आगे बढ़ने लगे। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगला भाग, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम। भाग 73। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी सीधा मेंशन के लॉन में आकर रुकी। प्रख्यात गाड़ी से बाहर निकल आया और अपनी पत्नी की तरफ हाथ बढ़ाया तो श्री ने अपना नाजुक सा हाथ उसके हाथ पर रख दिया और हिचकिचाते हुए गाड़ी से बाहर निकली। बाहर आते ही उसने सिर पर पल्लू लिया और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इधर उधर देखने लगी। उसे बहुत डर लग रहा था, ये सोचकर कि क्या सच में अब से वो यहीं पर रहेगी अपने पति के साथ? क्या वो यहाँ के नए माहौल में ढल पाएगी? वो यही सब सोच रही थी। तभी प्रख्यात ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और प्यार से बोला, आइए, आपका स्वागत है अपने असली ससुराल में। श्रीनिका का दिल जोर शोर से धड़कने लगा और वो अपने पति के साथ आगे बढ़ने लगी। आसपास खड़े गार्ड्स उन दोनों के आगे सिर झुकाकर खड़े थे, उन्हें सम्मान दे रहे थे और प्रख्यात अपनी पत्नी को लेकर आगे बढ़ने लगा। वो दोनों जैसे ही मेंशन की दहलीज पर कदम रखते, उससे पहले ही शिप्रा जी और रवीना जी उनके सामने आ गई और फिर अभी गजेंद्र जी, मान सिंह जी भी वहां आकर खड़े हो गए। उन सबको देखकर श्रीनिका खुद में सिमटने लगी और प्रख्यात की शर्ट की बाजू को कसकर पकड़ने लगी। ये सब देखकर शिप्रा जी को अपने बेटे के लिए बहुत बुरा लगा और दुख भी हुआ। सबके चेहरे पर मुस्कान थी और सब लोग प्यार से श्रीनिका को देख रहे थे, लेकिन शिप्रा जी चिंतित होकर अपने बेटे के चेहरे को देख रही थी। तभी रवीना जी प्यार से बोली, वैसे श्रीनिका 2 बार इस घर में अपने शुभ कदम रख चुकी है, लेकिन आज असल मायने में यानी कि राणावत खानदान की बहू बनकर अपने शुभ कदम रखने जा रही है, तो स्वागत तो बनता है हमारी प्यारी सी बहुरानी का। सही कहा ना हमने दीदी? शिप्रा जी ने अपनी बहू की तरफ देखा और बोली, बिल्कुल उचित कहा आपने कि अब श्रीनिका राणावत परिवार की बहू के रूप में इस घर में अपने कदम रखेगी। शिप्रा जी की बात सुनकर श्री उम्मीद भरी निगाहों से उन्हें देखने लगी, लेकिन उनके चेहरे पर क्या भाव थे ये वो समझ नहीं पा रही थी।
लेकिन खुश थी कि सब लोग उसके आने से खुश हैं। प्रख्यात तो बस अपनी माँ के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो जानता है कि उसकी माँ ये सब बस अपने बेटे की खुशी के लिए कर रही है। रवीना जी आगे आई और उन्होंने बड़े प्यार से प्रख्यात और श्री की आरती उतारी और उनके ललाट पर कुमकुम लगाया और प्यार से बोली, आइए बेटा, अपने असली घर में आइए। अपने पति का हाथ पकड़कर श्री आगे बढ़ने लगी। तभी शिप्रा जी बोली, रुकिए, बहू के कुमकुम के पैरों के निशान करवा दीजिए। रवीना जी, अरे हाँ, हम तो भूल ही गए थे, खैर अभी आते हैं। रवीना जी वहां से चली गई और कुछ ही पलों में एक सर्वेंट उनके साथ आई, जिनके हाथ में बड़ा सा थाल था जिसमें कुमकुम घुला हुआ था। उसे फर्श पर रखा गया और शिप्रा जी बोली, चलिए, अब अपने पैरों के निशान हमारे आंगन में बना दीजिए। श्रीनिका ने प्रख्यात की तरफ देखा तो उसने अपनी पलकें झपका दी और अपनी पत्नी का हाथ कसकर पकड़ा और श्री बड़े शालीन और सभ्य तरीके से उस थाल में अपने पैरों को रखकर उसके बाद जमीन पर रखने लगी और शिप्रा जी उसके पैर के छापे को देखती जा रही थी और उन्होंने सुकून की सांस ली और अपने मन में बोली, कदम शुभ है इनके, वातावरण में भी सकारात्मकता महसूस हो रही है। श्री जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे उसके सुंदर पैरों के निशान पूरे आंगन में छप रहे थे, जिन्हें देखकर सब लोग खुश हो रहे थे, खासकर तो हमारे राणावत जी। वो तो दीवानों की तरह श्री के पैरों की छाप को देखे जा रहे थे और उसके चेहरे को देखकर इश्क में डूबे जा रहे थे। आगे बढ़ते हुए वे सब लोग हॉल में आ गए। गजेंद्र जी और मानसिंह जी सोफे पर बैठ गए और उनके पास अभी भी बैठ गया। श्री अपने पति का हाथ पकड़कर खड़ी थी। तभी शिप्रा जी बोली, आइए, हमें आप सभी से जरूरी बात करनी है, बैठकर बात करते हैं। प्रख्यात ने श्री का हाथ छोड़ा और अपने पिताजी के बगल में जाकर बैठ गया और रवीना जी श्री के पास आकर खड़ी हो गई। शिप्रा जी ने एक नजर अपने बेटे की तरफ देखा और गहरी सांस लेकर बोली, प्रख्यात, आपने शादी जिस भी परिस्थिति में की हो उसे हम समझ सकते हैं, लेकिन अब जब श्रीनिका ही आपकी पत्नी है और आप दोनों को जिंदगी भर एक दूसरे के साथ रहना है और अब श्रीनिका हमारे खानदान की बड़ी बहू है, तो हम चाहते हैं कि आप दोनों की एक बार फिर से धूमधाम से शादी हो, जिसमें पूरा समाज और रिश्तेदार शामिल हो और सारे रीति रिवाजों के साथ विवाह करके ही हम श्रीनिका को असल मायने में बहू के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। हमारी बात आपको बुरी लग रही होगी, लेकिन हम समाज में रहते हैं, इसलिए सामाजिक तौर पर भी विवाह करना आवश्यक है। ये सुनकर प्रख्यात अपनी भारी आवाज में बोला, लेकिन हमने मंदिर में विवाह किया था, सनातनी रीति रिवाजों के अनुसार भगवान शिव पार्वती को साक्षी मानकर। उसके बाद एक बार फिर से विवाह की क्या जरूरत है माँ? गजेंद्र जी, हाँ बेटा, आपकी बात उचित है, लेकिन हम माता पिता हैं, हमारी भी कुछ इच्छाएं हैं, कुछ तमन्ना है कि हमारे बेटे की शादी धूमधाम से हो, जिसमें पूरा परिवार, पूरा समाज शामिल हो, एक एक रीति रिवाज खुशी से और धूमधाम से किए जाए। इसलिए हम सब यही चाहते हैं कि एक बार फिर से आप दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से हो, जिसमें सब लोग शामिल हो पाए, क्योंकि पूरे खानदान में आपकी कितनी इज्जत है, आपको कितना मानते हैं सब लोग, और ऐसे में सबने हमेशा से यही इंतजार किया है कि प्रख्यात की शादी कब होगी, तो हम प्रख्यात की शादी में शामिल होंगे, उन्हें आशीर्वाद देंगे। आपका बहुत मान करते हैं बेटा पूरे परिवार में, इसलिए आपकी शादी में सब लोग आना चाहते थे, लेकिन आपने जिस तरह से शादी की उसमें आपके अपने माँ बाप भी शामिल नहीं हो पाए, तो परिवार तो बहुत दूर की बात है। इसलिए अब हम खुशी से पूरा परिवार आप दोनों को फिर से आशीर्वाद देना चाहते हैं। हमें श्रीनिका दिल से स्वीकार है, वही हमारी बहू रहेगी, लेकिन अब हम अपनी बहू को अपने रीति रिवाज के अनुसार अपनाना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। धर्म के मामले में कभी भी कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। हमारा धर्म हमारे लिए सब कुछ होता है और इस धर्म के मान सम्मान के अनुसार ही शादी होनी चाहिए। वैसे आपने धर्म के अनुसार ही शादी की है, लेकिन हमारा धर्म हमें ये भी कहता है कि शादी में माता पिता और परिवार का शामिल होना भी उतना ही आवश्यक होता है। आपकी शादी में भगवान शिव पार्वती तो शामिल थे, लेकिन हम नहीं थे, इसलिए इस बार आप दोनों की शादी में हम सब भी शामिल होना चाहते हैं। देखिएगा, इस परिवार में कितनी खुशी का माहौल आएगा जब घर में शादी होगी, गाने बजाने होंगे, धूमधाम होगी, रौनक होगी, मेहमान होंगे, सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा। बेटा मान जाइए, वैसे भी ज्यादा दिनों का कुछ नहीं होगा, पंडित जी कह रहे थे कि 2-3 दिन में सब कुछ निपट जाएगा। अपने पिता की बात सुनकर प्रख्यात ने एक नजर अपनी पत्नी की तरफ देखा, जो सिर झुकाकर खड़ी थी। प्रख्यात ने गहरी सांस ली और अपने मन में बोला, एक बार फिर से श्री से विवाह करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब हम उनसे दूर नहीं रह पाते हैं। लेकिन अब हमें अपने माता पिता और परिवार के बारे में भी सोचना होगा। इन्होंने हमारे रिश्ते को स्वीकार किया है, तो अब हमारी बारी है कि हम इनके सारे सपने और इच्छाओं को पूरा करें। प्रख्यात ने गहरी सांस ली और अपनी भारी मर्दाना आवाज में सीरियस होकर बोला, उचित है, हम तैयार हैं। प्रख्यात की बात सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई और शिप्रा जी के चेहरे पर सुकून छा गया।
अभी अपनी जगह से खड़ा हुआ और खुशी से बोला, ओह वाह, अब इस घर में धूमधाम से शादी होगी, वो भी भाई साहब की। आहा, बड़ा मजा आएगा हमें तो। काश कोई हमारी भी शादी करवा दे। अभी की बात सुनते ही प्रख्यात उसे घूरने लगा। वही बाकी सभी को हंसी आ गई। तभी शिप्रा जी उसका एक कान खींचते हुए बोली, आपको बड़ी उतावल है शादी करने की। हाँ छोटे राजकुमार, पहले बड़े भाई की शादी हो जाने दो, उसके 2-3 साल बाद आपकी भी शादी करवा देंगे। तब तक आप कंपनी में काम संभालो। ये सुनकर अभी हैरानी से बोला, हैं? 2-3 साल बाद? अभी की बात सुनते ही शिप्रा जी, रवीना जी, गजेंद्र जी और मानसिंह जी एक साथ बोले, हाँ। सब लोग हंसने लगे और उन सबको हंसता देखकर श्री के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो बेचारी खुशी से सबको देख रही थी, क्योंकि उसने आज तक ऐसा कभी नहीं देखा था। परिवार का प्यार, हंसी मजाक उसने कभी अनुभव ही नहीं किया था। इसलिए आज वो बहुत खुश होकर इन सबको देख रही थी, जो खिलखिलाकर हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। श्री इन सबको देखकर मुस्कुरा रही थी। वही उसके प्यार में पागल प्रख्यात दीवानों की तरह उसे देख रहा था कि वो कितनी खुश है इस परिवार में शामिल होकर। अब उसकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुश